बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद कहते हैं आपको सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में। मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले सुबह की खबर से, जहाँ पर हमारे पास खबर यह है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको आर्जी तौर पर रोक दिया है। आपको ये मालूम है कि जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ किया गया था, जिसका मकसद था कि वहाँ पर फंसी हुई जितनी भी ऑयल वेसल्स हैं और टैंकर्स हैं उनको अमेरिका जो है वो अपनी ज़ोर पर वहाँ से निकलवाए। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जो है वो अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त और ईरान के ख़िलाफ़ हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों में कामयाबी के बाद ये फ़ैसला किया गया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को वक्ती तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि आया मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं करेगा। और याद रहे कि आबनाए हम्स की दुनिया की अहम तरीन गुज़रगाहों में शुमार होती है, जहाँ से आलमी तेल की जो है वो बड़ी मकदार में दरामद और बरामद होती है, और जिसकी वजह से इस वक्त पूरा खित्ता एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए ही पाकिस्तान जो है वो बहुत कोशिशें कर रहा है कि अमन व इस्तेहकाम कायम किया जा सके। और इनफैक्ट इसी वजह से ही जो मुज़ाकरात का पहला मरहला था पाकिस्तान में, उसकी कोशिश की गई। सेकंड मरहले की तरफ भी हमने देखा कि शायद हम जा रहे हैं, गामजन है, लेकिन वो हो नहीं सका। बहरहाल उसके बाद से लेकर अब तक टेलीफोनिक राब्ते चल रहे हैं, पाकिस्तान के तरफ से भी चल रहे हैं, बल्कि ईरान और अमेरिका इवन आपस में भी बातचीत कर रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो इसका आई थिंक मुकम्मल तौर पे एक हतमी हल है वो अब निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और 24 शख्सियात का पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन। मार्काए हक की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए मुल्क की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज की पेशा वराना महारत और अजीम कुर्बानियों को सराहा है। और आई थिंक कौमें ऐसी ही बनती हैं, कुर्बानियों से ही जो है वो हम कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, जन्म लेती हैं। और यही जो कुर्बानियाँ हैं, इन्होंने हमें एक और ऐसा फ़ख्रिया लम्हा दिया, एक ऐसा मार्का दिया जिसको हम ताहयात इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे और उस पर फ़ख्र भी करेंगे। शोबे सितारों का कहना है कि पाक फ़ौज ने मार्काए हक में भारत को ज़िल्लत आमिज़ शिकस्त देकर न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए, बल्कि पूरी कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया। इनके मुताबिक ये कामयाबी कौमी यकजहती, अस्करी हिकमत अमली और जवानों की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। नो डाउट ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया है। आलमी और मकामी मार्केटों में 3 रोज़ा वक्फे के बाद सोने की और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत यकदम $111 के इजाफे से $4,666 की सतह पर आ गई है, और आलमी मार्केट में इजाफे के सबब फ़ी तोला सोने की कीमत में भी $11,100 का इजाफा देखने में आया है, जिससे $4,88,962 और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत $9,517 है, जबकि $4,19,206 की सतह पर आ गई है। इसी तरह फ़ी तोला चांदी की कीमत में भी इजाफा देखने में आया, जहां पर $223 के इजाफे से $8,072 और फ़ी 10 ग्राम चांदी की कीमत में 191 के इजाफे से $6,920 की सतह पर आ गई। काफ़ी अरसे से सोने की कीमतें जो है वो रुकी हुई थी, और अब दोबारा से उसने जो है नजम खबर सुना रहे थे और मेरे दिल को ना ऐसे धचके लग रहे थे कि जिनकी शादियां अनकरीब हैं, जो सोच रहे हैं शादियां करने का, तो बिल्कुल अब तो ऐसे लग रहा है लोग या तो शादियों से इनकार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सोना किसी के बस की बात तो नहीं है बनाना। आपको मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा सोने में इन्वेस्ट है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जरा सोना जो है वो बढ़े, की तो दिली ख्वाहिश है कि सोने की कीमतें बढ़े ताकि उसको बेचा जा सके। लेकिन जिन लोगों की शादियां सर पे हैं वो बेचारे तो बस यही सोच रहे होंगे कि ओह एक ही की तसी, तो अब आगे ये एक अच्छी हिकमत अमली मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक ये तरीकाकार मैंने देखा है, जो अमीर लोग हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमारी माएँ और जो घर वाले हैं ना, वो शुरू से सोना साथ साथ बना रहे हैं। ये बात है, मेरी शादी तक एकदम से इतना लोड बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन द पॉइंट इसके देखो, अब मेरे 3 भाइयों की माशाल्लाह से शादियां हुई है ना, तीनों की हुई है,
ٹھیک ہے. سو امی پہلے سے بنانا شروع کر دیتی تھی, بٹ دا پوائنٹ اس کہ 8-10 تولے سے کم سونا تو اب لڑکی کے گھر والے مانتے بھی نہیں ہیں. سو وہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب جو میرا ماشاء اللہ سے چوتھا بھائی ہے نا, وہ رہ گیا ہے, اور اس کے لیے سونا بھی اماں نے کوئی نہیں بنایا. 8-10 تولے جو ہے نا, وہ کوئی میرا خیال ہے آج کل شریف لوگ 8-10 تولے مانگ لیتے ہوں گے, ورنہ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. نہیں تو میں وہی کہہ رہی ہوں, اس سے کم میں مانتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو مطلب منیمم رینج ہے نا. تو پھر آپ سوچیں کہ مطلب 8-10 تولے اگر آپ نے صرف سونا بنا لیا تو یہ نہ کرتے بھی کوئی 60 لاکھ کے قریب تو ہو ہی جائے گا. تو پھر اس کے بعد بندہ شادی کیا کریں, مطلب کیا کریں. آگے بڑھتے ہیں. پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا, اور مسلم لیگ نواز کی رہنما وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر مشیر سینیٹر انوشا رحمان نے کہا ہے کہ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس متعارف کروانے کا فیصلہ کیا. اگر یہ ہو جاتا ہے, نو ڈاؤٹ بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. کبھی بجلی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے موبائل انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی فائبر آپٹکس کٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے. اس باری تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے نجم کہ جیسے ہی لائٹ جاتی ہے تو انٹرنیٹ ایسے بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے کہ جیسے انٹرنیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی سے چل رہا تھا, حالانکہ 3G فون سے چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک میسج تک نہیں سینڈ ہوتا. مجھے تو جو سمجھ میں آتی ہے وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بوسٹرز جو لگے ہوتے ہیں وہ بجلی ان کی منقطع ہو جاتی ہے. جو آس پاس ہمارے کھمبے لگے ہوئے ہیں ان پہ جو بوسٹرز لگے ہوئے ہیں نا, ان کی جب بجلی منقطع ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سگنلز ڈراپ ہو جاتے ہیں. اتنے ہی ڈراپ ہو جاتے ہیں کہ مطلب بالکل ہی سکت ہی باقی نہیں رہتی. سسٹم ایکچولی اس طریقے سے ہے کہ ڈفرنٹ نا بہت سارے بوسٹرز بالکل بند نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا ہے, تھوڑا چل رہا ہوتا ہے نا, بہت ایک اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اس سے رفتار اب ایک جگہ ہے نا, ایک علاقے آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ کسی بھی اسلام آباد کے سیکٹر کا ذکر کریں, وہاں پر بہت سارے جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے جو نیٹ ورک کی سروسز ہیں وہ 1 یا 2 بوسٹرز وہاں پہ لگے ہوں گے. ان میں سے کوئی ایک بوسٹر بند ہو جاتا ہوگا یا ڈاؤن ہو جاتا ہوگا, جس کی وجہ سے دوسرے پہ لوڈ آتا ہوگا. تو نجم جو یہ بوسٹرز کی وجہ سے ہمارا انٹرنیٹ کی رفتار اچھی ہے, تو اگر سپوز یہ پورا جو ہے وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پہ کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں وقت بہت لگے گا, اور دوسرا اس میں میرے خیال سے بجٹ بھی بہت زیادہ لگے گا, لیکن انٹرنیٹ بہت فٹ ہو جائے گا. پاکستان میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. نیشنل گیمز 2026 کھلاڑیوں میں 26.6 ملین کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے. نیشنل گیمز 2026 میں میڈل جیتنے والے خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں کے اعزاز میں پشاور سپورٹس کمپلیکس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں کھلاڑیوں مجموعی طور پر 26.6 ملین روپے کے نقد انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے کھیل جو تھے وہ تھے, اور انہوں نے میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر انڈر 23 گیمز کی ٹرافی ریجنل سپورٹس افسر کاشف فرحان کے حوالے کی گئی. یہ ٹرافی پشاور ریجن نے جیتی تھی. تقریب میں گولڈ میڈلسٹ کو کھلاڑیوں کو جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ روپے, سلور میڈلسٹ کو 4 لاکھ روپے, اور برونز میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو 3 لاکھ روپے کے انعامات دیے گئے. یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے, لیکن اگلی جو خبر ہے نوجوانوں کے لیے وہ تھوڑی سی آئی تھنک اپسیٹنگ ہو سکتی ہے. بلال بن ثاقب نے ورچوئل ایجنٹس کی ایک ٹیم تیار کر لی ہے جو فری لانسر اور نوجوانوں کو خبردار کر رہی ہے ان کے فیوچر کے حوالے سے. اب ظاہر ہے ورچوئل ایجنٹس آئیں گے, ٹھیک ہے, تو جو نوجوان فری لانسرز ابھی کام کر رہے ہیں ان کی جگہ تو ورچوئل ایجنٹس لے لیں گے. تو آئی تھنک نوجوانوں کے لیے اچھی خبر کوئی خاص نہیں ہوگی. آگے بڑھ کے بتاتے ہیں کہ خبر ہے کیا. خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر کے فری لانسرز کے لیے AI اب نیا چیلنج بن گیا ہے, اور بتایا ان کی تیار کردہ ورچوئل ٹیم میں CEO انجینئرز اور ڈیزائنرز شامل ہیں, اور SEO جو ہے وہ ویسے ہی بڑے کم لوگوں کو جو ہے اس کی مہارت حاصل ہوتی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ اس دور میں صرف پڑھنا کافی نہیں, AI کے ساتھ کام کرنا بھی سیکھنا پڑے گا, اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. بلال ثاقب نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ AI جو ایجنٹس ہیں ان کی مدد سے ایک ورک ماڈل تیار کر دیا ہے. AI کی خود کار عمل درآمد کام کرنے کا انداز تیزی سے بدل رہا ہے, اور ہم آپ کو روز ہی بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ایون ہم بھی اگر ہم جو AI کا استعمال اپنے روزمرہ کے کاموں میں نہیں کریں گے, سو AI از دا نیو فیوچر. جو جتنی AI سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ جتنی سامنے آ رہی ہیں اتنی ہی وہ انسانوں کی کو جو ہے وہ میرے خیال سے ریپلیس کرتی جا رہی ہے. سو اٹ از بیٹر کہ آپ وقت ٹائملی ہی اس کو اڈاپٹ کر لیں, نئی چیزیں سیکھ لیں, ادروائز ان قریب ہم سب کی جابس بھی جو ہے میرے خیال سے AI ایجنٹس ہی لے لیں گے. ایگزیکٹلی جی. آگے بڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں مائیکل جیکسن کی بادشاہت آج بھی برقرار کیسے ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. اسٹریمنگ دنیا کی ان کی جو فلم تھی وہ دنیا کی
नंबर 1 आर्टिस्ट फिल्म जो है वो बन गई है। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन एक बार फिर साबित कर गए, उनकी मौसीकी का जादू वक्त गुजरने के बावजूद कम नहीं हुआ। अपनी वफात के 17 बरस बाद भी माइकल जैक्सन आलमी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया के सबसे मकबूल आर्टिस्ट बन गए। हालिया आलमी डिजिटल रैंकिंग के मुताबिक माइकल जैक्सन ने मौजूदा दौर के बड़े नामों, जिनमें टेलर स्विफ्ट हैं, जस्टिन बीबर हैं और मारूफ पॉप ग्रुप्स शामिल हैं, उनको नुमाया फ़र्क से पीछे छोड़ा है, क्योंकि माइकल जैक्सन की फ़ैन फॉलोइंग ऑल अराउंड द ग्लोब है और जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट, इनको भी पूरी दुनिया में जाना पहचाना और पसंद किया जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेफिनेटली एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों की है माइकल जैक्सन के साथ। उनकी अब जब से बायोग्राफी आई है, वो दुनिया की नंबर 1 बायोग्राफी बन गई है। वो उनके साथ उनकी स्टोरी देख के, पहले उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज जो बनी थी वो जान के लोगों को बहुत उनके साथ एक हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, इस वजह से उनको पसंद किया जाता है। और उनका अपना क्राफ्ट, उस क्राफ्ट में माइकल जैक्सन के बाद आज दिन तक कोई उस क्राफ्ट को उस लेवल पर पेश नहीं कर सका। सो जिस तरीके से मैं जिक्र करता हूँ ना कि चंद शख्सियात इस दुनिया से गुजर चुकी हैं, वो दोबारा नहीं आ सकती हैं। उसमें एक हमारे पाकिस्तान से बहुत बड़े लेजेंड उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान है। मैं भी इसी तरफ आना चाह रही थी कि जैसे नुसरत फ़तेह अली खान की जगह जो है वो ताहयात कायम ही रहेगी, और वो कोई ले नहीं सकता, बिकॉज ही इज द लेजेंड, ही इज नॉट वन ऑफ द लेजेंड्स, ही इज द लेजेंड। तो उसी तरह माइकल जैक्सन का नाम भी वही है। और आई थिंक ये जितने और जितने वो अच्छे इंसान थे और जितनी उनके अंदर जो है वो फिर उनकी जो स्टोरी है, और उसमें एप्स्टीन फाइल्स के साथ उनको जोड़ा गया, बच्चों की मोलेस्टेशन के हवाले से उनको जोड़ा गया, लेकिन जो उनकी कहानी थी और आज दुनिया जब उसके सामने आई है तो वाकई में देख के बहुत खुशी होती है कि एक ऐसे बंदे से जो है ना वो हम भी हमदर्दी रखते हैं और हम भी पसंद करते हैं, जिसको दुनिया पसंद करती है, और नो डाउट फॉर द राइट रीज़न हम उसको पसंद बिल्कुल। और एटलीस्ट किसी एक उस पर तो हम एक ही पेज पे खड़े हैं, पूरी दुनिया जिसको पसंद कर रही है, तो सारी ही दुनिया उसको पसंद कर रही है। और वो ये नहीं है कि किसी टेरिटरी की वजह से, किसी चीज़ की बुनियाद पर, रंग, नस्ल या फिर किसी मुल्क की बुनियाद पर नहीं, उसको एज अ इंसान जितना लोगों ने पसंद किया है उसमें हम सब ही इक्वल आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जी आपको बताते हैं, यूएई में हीट स्ट्रोक का शिकार खातून को कंधों पर उठाकर नीचे उतारने वाले पाकिस्तानी के चर्चे। और वाकई में बहुत अच्छी बात है। मुत्तहदा अरब अमारात में जो है ये वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी हाइकर ग्रुप के साथ रासुल खैमा के हाइकिंग ट्रैक पर थे कि ग्रुप को इत्तला मिली कि खातून अचानक बेहोश हो गई है। पाकिस्तानी गाइड ने हीट स्ट्रोक का शिकार फिलिपीनी खातून को कंधों पर उठाया और 3 घंटे में दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से नीचे उतारा। दुश्वार इलाके के बायस हेलीकॉप्टर के ज़रिए खातून का रेस्क्यू मिशन होना या रेस्क्यू करना नामुमकिन था, इसीलिए जो है वो इनको कंधों पे उठा कर लाना पड़ा। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक पाकिस्तान आजकल हर जगह ही झंडे गाड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और पाकिस्तानी जहाँ पे भी मुकीम है उनकी तरफ से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं पाकिस्तान ने 2 LNG कार्गोस की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने मई के लिए LNG स्पॉट की ख़रीदारी के टेंडर ये जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक बिड्स 7 मई को ही खोल दी गई और मई के लिए पहले LNG कार्गो की सप्लाई 12 से 14 मई तक जारी रहेगी। दूसरे LNG कार्गो की सप्लाई 24 से 26 मई के लिए होगी। याद रहे कि चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस अहमद लग़ारी ने कहा था कि हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है, जिसके बाद अब बिजली की लोड मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। एंड होप के ये LNG के आने से अभी वैसे आप लोगों की फ्लाइट जा रही है? हमारी तरफ नहीं जा रही। हाँ, हमारी तरफ भी कल ही 1 घंटा गई है, शायद 1 घंटा दरमियान में जाती हो, लेकिन दोपहर में मेरे जो है वो नहीं सामने। अदरवाइज इतने दिनों से नहीं जा रही थी। यार बहुत जो है वो मसला हो जाता है। ऑब्वियसली आप इस गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो लोग तो बर्दाश्त कर सकते हैं जिनके घर ठंडे हैं या उनके पास सोलर है या ऐसी दीगर फैसिलिटीज़ हैं। हाँ। लेकिन ऐसे लोग जो गर्मी में ऑलरेडी हैं और उनको पंखे की ज़रूरत है, तो पंखा बंद हो जाए। सिर्फ गर्मी से लेकर अगर हम बाकी एस्पेक्ट से भी देखें ना, तो बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग घरों से बैठ के इंटरनेशनल उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही होती है कुछ ना कुछ, सो वो सब कुछ इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत इफ़ेक्ट आता है। बट अगर ये ख़ात्मा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हम दुआ गो हैं इसके लिए। ऑल राइट जी, सेगमेंट हमारा खबरों का ख़त्म हो जाता है। विल टेक ब्रेक, वापस आएंगे, बात करेंगे मार्का हक के हवाले से 1 साल मुकम्मल होने पर। कहीं मत जाए हमारे साथ।
वेलकम बैक व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट मार्का हैक। बुनियादुल मरसूस के तसव्वुर और कौमी यकजहती के बाद पाकिस्तान की सलामती और दिफाई पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुई। और हालिया हालात के बावजूद जब हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी और सफारती चालों के बावजूद पाकिस्तान की अफवाज ने पेशा वराना महारत, बर वक्त हिकमत अमली और भरपूर दिफाई तैयारी के ज़रिए मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। और आज एक साल गुजर गया। ख़वातीन और हज़रात, इस एक साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर तरफ खुशियाँ हैं। कौम अपनी पाक अफवाज के साथ मौजूद है और पाक अफवाज, मिलिट्री क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, सभी लोगों ने जो एक साल पहले डिसीजन लिए उनकी वजह से आज दुनिया पाकिस्तान के जो आलमी तशख़्ख़ुस है उसको किसी और तरीके से जानती पहचानती है। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू वीडियो लिंक के जरिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर, लेट्स टॉक अबाउट एक साल पहले जो सिचुएशन हुई, हर बदलते दिन के साथ हालात तब्दील हो रहे थे, उसके ऊपर पहले ज़रा नज़र डालते हैं हमारे नाज़रीन के लिए एंड देन विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरीके से हालात और वाक़यात जब पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान को वैसा आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, रिकग्नाइज नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट अपने पड़ोस में। सो देयरफॉर हमने देखा 1947 से दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके और उसके लिए अफगानिस्तान की अभी सरजमीन भी 1950 से इस्तेमाल हो रही है और इसके बाद फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस भी किए जाते हैं और करके फिर पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जाती है और उससे पॉलिटिकल माइलेज भी ली जाती है। लोकल जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनके कंजम्पशन के लिए भी होती है, उनका अटेंशन डाइवर्ट करनी हो और या इसके बाद आपने पाकिस्तान को अल्टीमेटली उनके गोल ऑब्जेक्टिव्स में पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। सो पहलगाम का ये जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था वो इस सिलसिले की एक कड़ी थी और वो चाहते थे कि इसको करके पाकिस्तान को मुलायन किया जा सके। लेकिन देखें, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई और जिस तरीके से दुनिया ने देखा कि वो आप 10 मिनट के अंदर आप एक FIR करवा दी। FIR के लिए तो बड़े एफर्ट चाहिए होती है, उसमें ग्राउंड पे जाते हैं, चीज़ें होती, वो भी नहीं हुई। फिर मीडिया हाइप क्रिएट की गई और फिर उन्होंने कहा कि हम इसका वो रिवेंज लेंगे एंड सो और उसका दी सो कॉल्ड विच लेड टू दी ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन वो सिंदूर जो था वो सिंदूर हमने उजाड़ दिया जो जिस कंसेप्ट के साथ वो आए थे। और पाकिस्तान ने जिस देखे 6 और 7 की रात के तकरीबन 1:30 बजे ये हमले हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस स्पेशली पाकिस्तान की फ़ज़ाइया अलर्ट थी। दे वे रिस्पॉन्डेड। देखें कि 72 एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के 40 जहाज थे और हमारे F-16 थे, हमारे पास JF-17 थंडर्स थे और इसके अलावा J-10Cs थे। इंडिया की तरफ से आप देखें 33 राफेल तैयारे थे आउट ऑफ 36, 3 मेंटेनेंस की वजह से नहीं आए, बाकी 33 वो थे। बाकी SU-30 जहाज था, मिराज 2000 भी था, MiG-29 भी थे। लेकिन ये पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, हमारी एयरफोर्स ने किया, पहले 1 घंटे में हमने उनके 6 जहाज गिराए, 1 ड्रोन भी गिराया और इसके बाद से देखें कि इतना खौफ तारी हुआ कि नेक्स्ट 48 आवर्स इंडिया ने 300 किलोमीटर पीछे अपने जहाज लेके गए बेसिस से पीछे। सो दैट वाज द टेरर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, If we talk about the key defense strategy and perspective, according to defense perspective, आपको क्या लगता है कि की स्ट्रेंथ जो थी वो पाकिस्तान की क्या थी उस वक्त और उसके बाद से इस खित्ते की रीजनल मिलिट्री बैलेंस पे कितना फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये हुआ तो पाकिस्तान ने एक नया कंसेप्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको अप्लाई किया और इस्तेमाल किया। दैट वाज द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ऑपरेट करना था और जिस तरीके से हमने उसको ऑपरेट किया और या आप समझ लें दिस वाज द इंटीग्रेशन ऑफ समझ लें स्पेस का इंटीग्रेशन, सैटेलाइट का कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और उसके साथ जहाज के साथ जो कम्युनिकेशन राब्ते थे और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ग्राउंड में जो कमांड स्ट्रक्चर था और फिर एवाक्स तैयारों के साथ हमारा लिंक था। सो ये एक पूरा सिनर्जी क्रिएट की गई थी और हमारे जो पायलट्स थे या ग्राउंड में जो रेडार्स थे वो दे वर बेसिकली ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग इंडियन जो जहाज वहां से टेक ऑफ कर रहा था। सो पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में एक ऐसी हिस्ट्री कायम कर दी कि हमने ऐसा किया कि इंडिया को पैनिक हुआ और वो पैरालाइज हो गए। वो इवन दे डिडंट नो कि वो ब्लॉक हो गए उनके तैयारे
सो दैट वाज द इम्पैक्ट जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन से किया। फिर एक और दिस वाज वन कंसेप्ट था। सेकंड फिर आपके देखें प्रोफेशनलिज्म था, आपके एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म, आपकी मिलिट्री आर्मी की थी, और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया, आपके मिसाइल फतेह 1 फतेह 2 चले हैं, जो आपके कन्वेंशनल लिमिटेड जो आप आर्टिलरी डिवीजन के वेपन थे। और तो इसके साथ आपकी लीडरशिप बहुत काउंट करती है। देखें हमेशा जो लीडरशिप के फैसले कौमों की जिंदगियां और कौमों के जो रुख को तयन करते हैं, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास जिन्होंने फैसले किए हैं, और एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ, विजन के साथ जो फैसले किए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सो दैट हैज चेंज द डायनेमिक्स नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट एज ए होल। हम देखते हैं एशिया के अंदर भी ये हालात, जो वाक़यात थे वो चेंज हो गए हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गया। हमने इंडिया को यहाँ से जो सो कॉल्ड लीडरशिप थी वो हमने टेक ओवर कर ली है, और इसके बाद हम अभी पीयर कंपिटिटर हैं इंडिया के साथ, और फिर हम एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गए हैं। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं एशिया, वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में। सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी इससे हुई। दैट्स वाई अभी आप देखें कि लीडरशिप आपकी मजबूत हो, तो ट्रम्प क्यों कहता है कि फील्ड मार्शल इज ए फाइटर, क्योंकि जब फैसला साजी में जब बातचीत होती है, तो जब फैसले मुश्किल वक्त में करते हैं वो मैटर करता है। और फिर वो जो द हिल था, वाशिंगटन पोस्ट से अखबार निकलता है, तो उन्होंने लिखा कि प्रेशर में फील्ड मार्शल उनका ब्लिंक भी नहीं करते हैं। और फिर द फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि उन्होंने ये कहा कि वही इज वेरी मॉडल ऑफ मिडिल पावर है, मल्टी लाइनर है, और उन्होंने कहा जिस तरीके से ही स्किपिंग, वो मतलब यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग और तेहरान से रियाद, तो वो क्रेडिबिलिटी थी। और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी वो मेंटेन रखी गई। हम किसी ब्लॉक में नहीं गए, किसी एसोसिएशन या किसी अलायंस में नहीं गए। सो दैट वाज आवर क्रेडिबिलिटी। सो पाकिस्तान अभी इमर्ज करके एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, और वो वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरीके से वी आर मीडिएटिंग बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और बड़े सेंसिटिव बातचीत है, और उसमें हम कामयाबी से उसको लेके आगे जा रहे हैं। आया है, इस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम अगर पिछले साल पर दोबारा रोशनी डालें, सो आपको क्या लगता है कि सर जब वॉर की सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर एक केओटिक सी सिचुएशन होती है, हमारे फ़ौजी, हमारे जवान लड़ तो रहे होते हैं, बट अवाम का जो एक खौफ और हरास जिनमें फैली होती है, एक परेशानी का समा होता है, बहुत सारी माएँ जो हैं वो बिला वजह ही रो रही होती हैं कि मुल्क जो है हमारा है, चाहे मेरे घर से कोई गया है कि नहीं, लेकिन मुल्क मेरा घर है, मेरे मुल्क से जो है बच्चे गए हैं। सो मुझे ये बताएं कि अवाम का जो एक कनेक्शन होता है, ठीक है, वो कितना इसमें रोल प्ले करता है, और अगर सपोज अवाम ही जो है वो साथ ना दे, सपोर्टिव ना हो, तो उसका किस तरह जो है इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यू हैव बीन सर्व, यू नो, यू सर्व्ड इन द आर्मी। सो क्या आप लोगों की कनेक्शन होता है विद अवाम? ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और स्पेशली जब कौमें साथ नहीं देती हैं, जब कौमें साथ ना हो, तो फिर तो ये कामयाबियाँ मुमकिन नहीं हैं। और हमने मार्के हक और बयान महसूस में देखा है, इंटायर कौम जो थी, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस, उन्होंने वो साइड पर रखे, अफवाज पाकिस्तान के साथ वो खड़ी हुई, और जिस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे के नीचे सब मुतहद थे। सो उससे मोराल में बड़ा फर्क पड़ता है, कनेक्टिविटी का इजहार होता है। और दैट्स वाई आप देखें कि लोगों में एक अज़म का इजहार लोगों में नजर आया, जिस पुरजोश थे पाकिस्तानी अवाम, और तो जिस तरीके से दैट्स वाई की डिलीवर किया आपकी फौज ने, उनके तवक्कुआत पे उतरे, और जो वो समझते थे कि उनको ये ड्यूटी जो उनका काम सौंपा गया है, और उससे बढ़ के उन्होंने किया, और पाकिस्तान में। सो वो देखें कि दैट्स वाई कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की रिसेंटली हुई थी, उसमें भी यही बात की गई है कि हम अफवाज पाकिस्तान, इंडिया को जो पैगाम दिया गया, अफवाज पाकिस्तान कौम की मदद से हम तैयारी की हालत में, अगर आप मिस एडवेंचर करेंगे तो इस दफ़ा इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और लोग जो एक पेनफुल हो सकता है। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी है, कौम की मदद के बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं होती। Definitely. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, in your opinion, how did India interpret this event? और overall अगर हम बात करें उनकी स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन की, तो इन तमाम तर एक साल के बाद अब आके उनकी स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन कितनी एक डिस्टर्ब हुई है, और मार्के हक में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद अब दोबारा
भारत अपने आप को गैदर करने का सोच रहा है, अपनी चीज़ें नई तैयारियों का सोच रहा है, अपने नए रिलेशंस बनाने का सोच रहा है, ऑल्दो वो आइसोलेट है दुनिया में, लेकिन वही वाली बात है, द टू आइज, एक तरफ इजराइल है एक तरफ इंडिया, इनके आपस का गठजोड़। लेकिन ओवरऑल इस मार्का हक से उनकी स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन को कितना जो है वो डैमेज हुई है? दिमाग जगह पे आया है कि नहीं? देखें, बहुत स्ट्रेटेजिक सेटबैक उनको मिला, अंडर एस्टिमेट किया, और उनको इम्प्रेशन ये था कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, इसके बाद वो उठेंगे नहीं और जवाब नहीं देंगे, यूनाइटेड नेशन के पीछे जाएंगे, ओआईसी के पास जाएंगे, कहेंगे ये सेटल करवाएं। तो पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है। यहाँ पाकिस्तान में लीडरशिप चेंज थी, दैट्स व्हाई अफगानिस्तान के बारे में भी देखे हमने बड़े स्ट्रांग फैसले किए हैं, और इसी तरह इंडिया के बारे में था। सो देयरफॉर हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। इवन आप देखें 2019 में हम बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, सिर्फ रिटार्ड किया लेकिन रिस्ट्रेंट किया था। हमने इस दफा भी ये किया था कि हम तो बहुत जहाज गिरा सकते थे उनके, और उनके ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन स्टिल इसके बावजूद आप देखिए, जब आप उनके जहाज, अगर आप 4 राफेल गिराए हैं, अगर आप, और इसके अलावा आपने S-400 को हिट किया, आदमपुर में तबाह किया, और इसके बाद भुज में तबाह किया, फिर ब्रह्मोस के जो मिसाइल साइट्स पे, जो स्टोरेज साइट को हिट किया, फिर इंस्टॉलेशन पे गए, उसका एक इम्पैक्ट हो। सो इंडिया उससे अभी नहीं निकल सका है। सो दैट्स वाई आप देखें कि अब माना जाता है दे विल टेक डिकेड्स, कि वो सफाइयां अभी भी दे रहे हैं। अगर आपको याद हो कि जब ये मेरे ख्याल में आदमपुर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, तो या बुश गए थे, तो उसमें दिखाया गया कि ये तो देखें कि S-400 इंटैक्ट है, तो रातों रात उन्होंने राजस्थान से S-400 शिफ्ट किए ताकि तस्वीर ली जाए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखें, उस तस्वीर में इंडियन एयर चीफ वहां पे मौजूद नहीं थे। सो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था, मोदी ने यकीनन कहा होगा आई डोंट वांट टू सी हिम। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी जो हमने एस्टेब्लिश की, एक वाज़ेह मैसेज दिया, और पाकिस्तान ने, और अब देखें ना, फिर दुनिया क्यों हमारी पजीराई कर रही है, कि हर जगह पे प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों ओवर 50 टाइम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने साबित किया व्हाई ही सेज फील्ड मार्शल इज अ फाइटर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है और आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सो वाज़ेह मैसेज इंडिया के असेसमेंट भी ये है कि भाई ये पाकिस्तान के साथ पंगा लेना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, और जिस तरीके से हालात और वाक़यात हैं मेरे ख्याल में देखें। जी जी ब्रिगेड साहब, अब हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सेलिब्रेशन है, ओवरऑल दुनिया जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रही है, इसका आगे इफेक्ट तो पड़ेगा, नो डाउट, वी आर रेडी। पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी, पाकिस्तानी अफवाज मजबूत हैं, ओवरऑल इस रीजन में हमारी जो पावर है, अगर दुनिया ने इन्वेस्ट किया है, गल्फ कंट्रीज़ ने इन्वेस्ट किया लग्जरी के अंदर, तो हमने इन्वेस्ट किया डिफेंस के अंदर, इसी वजह से आज कोई हमारी तरफ देख नहीं पा रहा। ये सब चीज़ों के बावजूद जो प्रॉक्सीज के थ्रू हम लोग लड़ रहे हैं, जो इंडिया ने हमारे ऊपर प्रॉक्सीज जारी की हुई हैं थ्रू अफगानिस्तान, थ्रू BLA, इन तमाम चीज़ों में आप आगे का फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या देखते हैं? ज़ाहिरी बात है 1 साल बाद आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया डिस्टर्ब होगा, सो ये रिसेंट फ्यूचर में क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से? देखें जी, वो दे विल कंटिन्यू विद दहशतगर्दी, टेररिज्म इन पाकिस्तान वो कराते रहेंगे, और ये स्टेट पॉलिसी है इंडिया की। एक तो वो एक है, सेकंड वो दे आर यूजिंग अफगानिस्तान एज अ सेकंड फ्रंट। ये तो चक हेगल ने भी कहा था कि अब इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज अ सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है। तो वो तो एक वाज़ेह है। तो दे विल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, अफगानिस्तान के साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बिल्कुल वो कोशिश करते रहेंगे। हर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया नहीं होने देंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के। सो देयरफॉर द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान अकॉर्डिंगली हम भी हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वैसे भी हमने इंडिया को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, प्रोफेशनल आर्मी हम समझते हैं। और फिर देखें कुरान में भी ये है कि टेक योर प्रिकॉशंस है, या और फिर ये भी है मेक रेडी योर स्ट्रेंथ। तो अकॉर्डिंगली पाकिस्तान अपनी तैयारी की हालत में है। प्रोफेशनलिज्म की आपने बात की, इसी से मिलता जुलता पूछना चाहूँगी कि हमारी अफवाज ने साबित किया कि वी आर वेरी प्रोफेशनल्स, और इसी वजह से हमारे शाहीनों के आगे जो हैं उनके राफेल की ना चल सकी, और उसी तरह हमारे मीडिया का जो किरदार रहा ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन वो भी बहुत प्रोफेशनल रहा। क्या कहना चाहेंगे इस पे कि प्रोफेशनलिज्म में कमी है उनके, इसी वजह से उनका हाँ बेबसी का शिकार हो गए, या हमेशा होते रहें? क्योंकि उनको हम अगर सफारती लिहाज पे वो देखें, आइसोलेशन उनका जो है मुकद्दर बन गई है। सो वो इटसेल्फ वो भी बोलती है कि शायद उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है, और वो उस तरह से स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर पाते, वो सिर्फ और सिर्फ एक अंधाधुन फेम के पीछे जा रहे हैं, मोदी जो बोल रहे हैं बस वो वही किए जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा?
हम तो इतना मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने इंडिया के जो सो का सेकुलर फेस था वो एक्सपोज कर दिया। उन्होंने ये दुनिया को बताया कि हम सेकुलर नहीं, हम एक हिंदुत्ववादी कौम है यहाँ पे। सो दैट्स वाई आप देखें कि इंडिया के आर्मी के अंदर भी ये एलिमेंट आ चुका है। अब एक हिंदुत्ववादी आर्मी बन गई है। किसी जमाने में प्रोफेशनल आर्मी थी, अब वहाँ पे यही है। वहाँ के उनके अंदर भी पंडित थे, वो मंदिरों में जा रहे हैं और इस तरह के जो दिखा रहे हैं चीजें। तो लेकिन इसके बावजूद देखें कि बड़ा नुकसान उनको इससे उठाना पड़ा। और जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म थी तो वो अब नहीं रही, अब इसमें पॉलिटिक्स आ गई है। और फिर आपसे साथ ही उनका हमने मीडिया को भी देखा और हम सब ने देखा दी फ्रेंजी मीडिया जिस तरह शाउटिंग करते रहे। मोदी साहब ने उनको भी एक्सपोज किया, द वे दे यूज देयर मीडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। वहाँ चीखें चिल्लाएं और जिस तरीके से लाउड वॉइस के साथ रिपोर्टिंग की, लाहौर पोर्ट पहुंच गए, इधर आग लगा दी, उधर पहुंच गए, लेकिन वहां पर हुआ कुछ नहीं था, जीरो था। जी। और अब खुद उनके, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनके एक फॉर्मर डीजी बीएसएफ ने लिखा था। उन्होंने कहा था जिस तरह इंडियन मीडिया ने बिहेव किया, कहता है एक बहुत अच्छी ये डॉक्यूमेंट्री, कॉमिक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है और ये उस अवार्ड के लिए के हकदार भी बन सकते हैं कॉमेडी के लिए। तो ये क्रेडिबिलिटी इनकी रही है। लेकिन कुछ जो अच्छे समझदार लोग हैं वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से उनके मीडिया ने बिहेव किया और उन्होंने कहा अगर कोई चीज़ आपने समझ नहीं है तो आप पाकिस्तानी मीडिया को देखें, या अगर आपने डिटेल में जाना तो उन्होंने कहा आईएसपीआर को देखें, वो किस तरह चीज़ें हैंडल करता है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल आईएसपीआर का जिक्र किया। वन लास्ट थिंग ब्रिगेड साहब, हाँ प्लीज आप, मैं ये पूछना चाह रही सर, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेशक उजागर हुआ है और बहुत अच्छा भी हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो हम मकबूज़ जम्मू कश्मीर में सिचुएशन देख रहे हैं, कई दहाइयों से वही सिचुएशन है, लेकिन उस पर जो है मोदी सरकार कोई ना कोई पर्दा जो है वो डाल देती होती थी, लेकिन अब चूँकि वो बिल्कुल ही बेनकाब हो चुके हैं, सो अब आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान या कोई भी मुल्क मकबूज़ कश्मीर के लिए बात करेगा तो उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और भारत को इस बार शायद जो है कोई कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े? जी हाँ, देखिए ये इस मार्केट की वजह के बाद कश्मीर वापस बैक सेंटर स्टेज पे आ गया है। और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कई दफा इसकी बात की है, दैट इज द मेजर जो रूट कॉज है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर है। तो जब तक ये सेटल नहीं होता है तो खित्ते में, साउथ एशिया में जो एक लूमिंग थ्रेट है आप न्यूक्लियर, वो जारी रहेगा। और जब हम बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन किया था, हमने अभी किया है, तो वो बोर्ड ऑफ पीस का देखिए जो मैंडेट देखा जाए तो उसमें मैंडेट में ये शामिल है कि जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उसको सेटल करवाना है। सो पाकिस्तान जैसे फाउंडिंग मेंबर है, तो हो सकता है फ्यूचर में जब ईरान वाला मसला सेटल होता है, बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म के जरिए हम कश्मीर को उठा सकते हैं। और यकीनन प्रेसिडेंट ट्रम्प और दूसरे ममालिक दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन व हज़रात, 1 साल मुकम्मल हो गया है और इस वक्त भी आप लोग देखें तो पूरे मुल्क में तकारीब का सिलसिला जारी है, चाहे शोबिज़ इंडस्ट्री से हो, चाहे हमारी पाक अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान हों, जवान हों, चाहे हमारे जो है वो लोकल सिविल सोसाइटी के मेंबरान हों। इस वक्त मुख्तलिफ तकारीब का भी अहतमाम किया जा रहा है, रैलीज़ भी निकाली जा रही है इज़हारी यकजहती के लिए। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा ये एस्केलेट करना, ये इंडिया की तरफ से सिचुएशन शुरू होती है और पाकिस्तान पीस मेंटेन करने के लिए जवाब देता है। और पाकिस्तान की एक ये जो डिफरेंस पॉलिसी है, ये है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ना कि ये एग्रेशन है पाकिस्तान की तरफ से जो सामने दिखाई जाती है। एंड देखिए वैसे भी ये तो अहम है भी कि अगर आपकी सॉवरेनिटी पे कोई अटैक करता है तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं, और वही हमेशा से पाकिस्तान ने किया है। इनफैक्ट नजम, यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है या किसी को भी ये लगता था इससे पहले कि पाकिस्तान शायद जो है वो एस्केलेट करता है स्पेशली भारत के साथ, तो हम देख रहे हैं कि कल नहीं परसों 5 मई की बात है कि अरेबियन सी में इंडियन एक जो वेसल थी वो किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से फंस गई थी, जिसमें 7 मेंबर्स थे उनके, और उन्होंने एक डिस्टर्ब सी कॉल की थी जिसको पाकिस्तानी जो वहाँ पे शिप करीब में मौजूद थे उन्होंने सुनी और उन्होंने अपनी तरफ से एक शिप भिजवाई, कश्मीर नामी शिप, जिन्होंने उन लोगों को रेस्क्यू किया और तब तक उनके साथ रहे, जब वो सिचुएशन बहाल होगी उसके बाद उनको भिजवाया। तो ये खैर सगाली का जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर है, भाईचारे और अखुवत का पैगाम हमेशा इस धरती से बुलंद होता है, लेकिन
ہمیشہ وار آن ٹیرر سے آنورڈ دیکھیں ہم نے بہت جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے. ہمارے ہر شہر میں بم دھماکے ہوئے ہیں, دہشت گردی کا بہت سامنا کیا پاکستان کے بچوں نے, ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں ابھی بھی ذہن نشین ہیں. پورے خاندان جو ہے وہ اجڑے. ہمارے اے پی ایس کے اٹیک کا ہم ذکر کریں, ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر اگر ذکر کریں, انٹرنیشنلی جس طریقے سے ہمارے صحافیوں کے اوپر ذکر کریں, آپ کچھ بھی ذکر کر لیں تو پاکستانی قوم نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار رہی ہے, نشانہ بنی رہی ہے. بہت ساری جانیں گنوائی ہیں, بہت ساری ماؤں کے بچے بچھڑے ہیں ان سے, ان کی گودیں جو ہیں وہ اجڑی ہیں. اور وہ ابھی بھی, اب ظاہر ہے ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں کہ کون اپنے بچے کو بھول سکتا ہے, لیکن پھر بھی پاکستانی قوم نے ہمت نہیں ہاری اور ہمت کے ساتھ ساتھ صبر سے بھی کام لیا اور دوسرے کو بھی ہمیشہ سہارا دینے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی ایک چیز کا جواب ہم نے ہمیشہ دیا کہ اگر کوئی پاکستان کی سلامتی پر اٹیک کرے گا تو ہم اس کو کبھی بھی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا, اور اسی کا جواب مارکہ حق کے تھرو ہم نے دیا. خواتین و حضرات, جب ہم لوگ یہ ڈسکشن پر جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہمارے پاس ایک اور خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی, اور وہ بھی بڑی مزے کی خبر ہے, اور اس خبر کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ کیونکہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بہت فائدہ حاصل ہوگا آگے نیئر فیوچر میں. بچوں کو اکثر یہ پرابلم رہتی ہے کہ اسکول میں بلنگ کیے جاتے ہیں, وہ کسی کو اس کی باڈی شیمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کسی کو جو ہے وہ اس کو اگین رنگ و نسل کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں, کلر کمپلیکشن. کچھ جو ہے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ بھی جونیئرز کو کرتے ہیں, جو ریگنگ کا کانسیپٹ سینئرز تو اس سے پہلے آئی تھنک سمجھتے تھے ان کا تو حق ہے نا جونیئرز کو بلی کرنا. ایگزیکٹلی, لیکن بولنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسکولوں میں نیا بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بل پاکستان میں پاس نہیں ہوا, یہ بل کہیں اور پاس ہوا. لیکن آئی تھنک دیکھو اب ایک چیز کی جب شروعات کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اب اس چیز کو اس سے پہلے مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, رائٹ. اب اگر یہ پرابلم اریز ہوا ہے تو اس کے بعد گاہے بگاہے وہ ہر ملک کی طرف جاتا جائے گا. اور وی ریکویسٹ کہ پاکستان میں تو ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریگنگ اور جو بلنگ کا کانسیپٹ ہے نا وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے. اور نہ صرف پاکستان میں, آئی تھنک جدھر جدھر بچے اسکول جاتے ہیں وہاں ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, تو سنگاپور میں اسکولوں کے اندر بولنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر حکومت نے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں, جن کے مطابق بولنگ میں ملوث طلبہ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی, اور چھڑی سے جو ہے نا وہ سزا دی جا سکے گی, یعنی کہ سٹک سے آپ ان بچوں کو جو ہے نا وہ سزا دے سکتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سزا صرف اس صورت میں دی جائے گی جب دیگر تمام اصلاحی اقدامات ناکام ہو جائیں. حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد اسکولوں میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا اور طلبہ کے درمیان محفوظ ماحول فراہم کرنا. اب یہ باتیں, اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ مطلب بچوں کو ڈرا دھمکا کے کہ کٹے ہونے, لیکن ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے نکلتا ہے, اور وہ یہی نکلتا ہے کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھو گے, اس کے بارے میں برا سوچو گے یا کرو گے, تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریپریکیشنز ہوں گے, کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز ہوں گے, وچ از اے ویری گڈ میسج. اور پاکستان میں یہ چیز بہت عام ہے, کیونکہ دیکھیں نجم, جو بچوں کے ساتھ بلنگ ہوتی ہے نا وہ بچے لیٹر اور وہ اپنا کانفیڈنس لے کرتے ہیں, ان میں جو ہے کچھ کرنے کی اس طرح نا وہ ایبلٹی ہی نہیں ہوتی, موٹیویشن ہی نہیں رہتی, کہ ان کو لگتا ہے کہ وی آر ناٹ گڈ ایٹ اینی تھنگ, کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے اور ان کی سیلف اسٹیم لو پہ چلی جاتی ہے. خواتین و حضرات, ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہوں گے. ہیڈ لائنز کا وقت ہوا جاتا ہے, کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے, بہت سارے پاکستان سے نوجوان باہر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں. دو طریقہ کار سے ویزا پروسیس ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایس ڈی ایس یعنی کہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم, ایک ہوتا ہے نان ایس ڈی ایس یعنی کہ نان اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم. اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ایس ڈی ایس میں آپ کو آئلس یا ٹوفل یا پھر اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کہلاتے ہیں وہ آپ نے دینا ہوتا ہے, اور اس کی مد پہ آپ کا ویزا لگتا ہے, اور وہ اسی لیے ہوتا ہے
है कि हाँ बच्चा इस काबिल है कि वो पढ़ने ही आना चाह रहा है, जो कि नॉन SDS होता है, उसमें आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है और उसके एवज आपका वीज़ा लगता है। लेकिन उस पर फिर वीज़ा लगने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक तशवीश वाली खबर होती है कि अगर बच्चा IELTS नहीं कर सकता, टॉफिल नहीं कर सकता, PTA पास नहीं कर सकता, तो फिर वो बच्चा पढ़ने आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। और इसी सिस्टम पर अगर हम बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि PTE के ही CEO हैं। PTE भी इसी तरह का टेस्ट होता है जो कि आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स या फिर कोई भी एजुकेशन जो आप वहाँ पढ़ना चाह रहे हैं उसमें मददगार साबित होता है। उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये टेस्ट अप्लाई होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में किसी में IELTS चलता है, किसी में टॉफिल चलता है, किसी में कुल सारे चलते हैं, लेकिन किसी में ज़रूरत ही नहीं होती है। सो इस पर हम बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आजकल जो स्टूडेंट्स वीज़ा रेशियो है वो बहुत कम हो गया है, उसकी क्या वजूहात है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जाबिर, CEO PTE पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। सो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया SDS नॉन SDS, एक तो हमें इसके बारे में बताएं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो PTE, टॉफिल या फिर IELTS करके एडमिशन्स लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे इसके बगैर ही एडमिशन दिलवा दो। सो क्या फ़र्क होता है दोनों में? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती क्यों है। बुनियादी तौर पर कंट्रीज़ जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपने कनाडा की एग्जांपल दी है, या ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप हमारे कंट्री में मूव कर रहे हैं, अच्छा मूव करने के भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव जिसकी आपने बात की स्टडी वीज़ा होता है कि आप पढ़ाई की गर्ज से जा रहे हैं, और सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेटलमेंट की सिटीजनशिप, जिसको हम वर्क वीज़ा भी कहते हैं या इमिग्रेशन की कैटेगरी में आता है। ये दो डिफरेंट पर्पस होते हैं। इन दोनों के लिए उन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट ये है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करें, जिससे हमें ये इल्म हो सके कि हमारी यहाँ की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फंक्शनल है कि आप सोसाइटी में वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या आप स्टडी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इनकी अंग्रेज़ी की सलाहियत को, ये इस्तेदाद कार को चेक किया जा सके। अच्छा, अब ग्लोबली जो है जो लीडिंग एग्ज़ाम है वो PTE है और IELTS है। फ़र्क ये है इसमें, PT स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन जो है एक इदारा है UK का, पियर्सन एजुकेशन के नाम से, जो कि एजुकेशनल और पब्लिशिंग कंपनी है। वर्ल्ड वाइड ये एग्जाम कंडक्ट करती है 120+ कंट्रीज़ में, और ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सेकंड है IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी है, वो ब्रिटिश काउंसिल है, वो भी UK की बॉडी है। कैंडिडेट चाहे तो PTE दे दे और चाहे तो IELTS दे दे, दोनों की ग्लोबली एक्सेप्टेंस सेम है, स्टडी वीज़ा के लिए भी और इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए भी। अब अगर हम PTE की बात करें तो इस वक्त 500+ टेस्ट सेंटर्स हैं दुनिया में जहाँ पर वर्ल्ड वाइड ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और 365 डेज होता है, देयर इज़ नो हॉलीडे, आप किसी भी दिन इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। सेकंड ये कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त 8 मेजर लोकेशंस हैं और 14 टेस्ट सेंटर हैं जहाँ पर एग्ज़ाम की अवेलेबिलिटी मौजूद है। अब बात यह है कि PTE की तरफ क्यों आना चाहिए, या PTE को प्रेफरेंस क्यों देनी चाहिए, या कैंडिडेट के लिए किस तरह ये कन्वीनियंट हो सकता है। एक तो ये कि आजकल जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है, ये कंप्यूटर से ज़्यादा फेमिलियर है, सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर है, और जो PTE एग्ज़ाम है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें तमाम तर क्वेश्चंस की, कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स की असेसमेंट AI करती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। अच्छा, पहले आप मुझे इसकी डिटेल बताएं, उससे पहले मैं डिफरेंस तो आपने हमें बता दिया कि IELTS में क्या डिफरेंस है और PTE में क्या डिफरेंस है, लेकिन पियर्सन PTE बेसिकली पाकिस्तान टेस्टिंग नहीं है, इट्स पियर्सन टेस्टिंग। ठीक हो गया, एक तो ये हमें क्लियर हो गया। दूसरा, अब इसमें मुझे ये बताएं, आप टेस्ट तो लेते हैं, लेकिन टेस्ट से पहले के मरहले की तरफ मैं आना चाहूँगी। जब कोई बच्चा अप्लाई करता है, सो आया डू यू गाइज, आप उनको एक काउंसलिंग देते हैं, उनको वीज़ा के प्रोसेस से भी आगाह करते हैं, उनको बताते हैं कि इस टेस्ट में क्या क्या पेचीदा चीज़ें हो सकती है, क्योंकि देखिए अब ऐसे तो नहीं है कि मैं बस आके सिर्फ टेस्ट देने बैठ जाऊँ, राइट? सो डू यू नो आप उनको पहले से गाइडलाइंस देते हैं? असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कैंडिडेट की, कि आया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टेस्ट देना क्यों चाहता है। अगर स्टडी के लिए उसने अप्लाई करना है तो हमें ये देखना होगा जिस डेस्टिनेशन और कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक उसको फंक्शनल इंग्लिश रिक्वायर्ड है, प्रोफिशिएंट स्कोर चाहिए या सुपीरियर चाहिए। फॉर एग्जांपल 6 बैंड चाहिए, 7 या 8 रिक्वायर्ड हो, नंबर 1। या फिर हमें ये देखना होता है अगर ये इमिग्रेशन पर्पस के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे कि ये टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK और कैनेडियन गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है वर्क वीज़ा के लिए, फैमिली सेटलमेंट के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए भी। तो उस गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि इस बच्चे का कितना स्कोर होना चाहिए। तो ये हम इंटरव्यू और असेसमेंट करके देखते हैं कि पहले तो डिज़ायर्ड स्कोर क्या है, नंबर 1।
दूसरा ये है कि एक बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, यानी कि एक बच्चे ने अगर एफएससी की हुई है और वो कहता है कि मैंने 8 बैंड सिक्योर करना है, और 8 बैंड जो है वो सुपीरियर लेवल होता है इंग्लिश में, तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये कर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि हर बंदे की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो डिफरेंट होती हैं। किसी की लिसनिंग अच्छी है, किसी की राइटिंग और किसी की रीडिंग अच्छी है। अच्छा जाबिर साहब, ये बताइए कि आपकी जो पीटीई पाकिस्तान है, ये एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें करती है? और दूसरा सवाल ये कि पियर्सन और आइल्स ये दोनों टेस्ट सिर्फ इंग्लैंड के लिए हैं या 3 और भी ममालिक के लिए हैं? क्योंकि 120 में तो ये कंडक्ट होते हैं, लेकिन ये हैं किन किन ममालिक के लिए? स्टडी पर्पस के लिए अगर बात करें तो आइल्स और पीटी की एक्सेप्टेंस ग्लोबली सेम होती है। भले आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, स्पेन में, स्वीडन में, आयरलैंड में, कहीं पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो, ये कैटेगरी है स्टडी वीज़ा के लिए। अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो पीटीई की जो एक्सेप्टेंस है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड, यूके और कैनेडियन और यूएसए गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है फॉर इमिग्रेशन पर्पस। ये जो प्रोफेशनल कैटेगरी अप्लाई करती है, स्किल्ड वर्कर्स अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी ये टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मैंने वहाँ पर वर्क करना है उस कंट्री में जाके, इंजीनियर है, IT स्पेशलिस्ट है हेल्थ केयर का, तो रिक्वायरमेंट होती है। अब पीटी पाकिस्तान क्या करता है? पीटी पाकिस्तान जो है ये पियर्सन की कोलैबोरेशंस में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड पाकिस्तान में सर्विसेज देता है। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, जिसके जैसे कि मैंने बताया कि 8 डिफरेंट लोकेशंस हैं और 14 टेस्ट सेंटर हैं, उन एग्ज़ाम की बुकिंग और रजिस्ट्रेशंस को पीटी पाकिस्तान प्रोसीड करता है। यानी कि हम बुक करेंगे, आफ्टर दैट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्ज़ाम, नंबर 1। सेकंड ये है कि हम इनकी प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम की करवाते हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वो ऑन साइट भी देते हैं। थर्ड ये है कि हम मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। मॉक क्या होता है कि फाइनल एग्जाम से पहले कैंडिडेट की असेसमेंट की जाती है कि क्या वो फाइनल एग्जाम के लिए रेडी है या नहीं है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की असेसमेंट, इनेबलिंग स्किल्स की असेसमेंट, और फोर्थ पर फिर हम स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी देते हैं। आप यूँ समझें कि पीटी पाकिस्तान एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है कि जिसमें तमाम तर सर्विसेज इंटीग्रेटेड हैं, स्टार्ट से लेके एंड वीज़ा लॉन्चमेंट तक की। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी तलबा के लिए इस वक्त बैरून ममालिक जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं उन्हें? लैंग्वेज तो एक हमने जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा क्यों ऐसी वजह है कि वीज़ा रेशोज़ कम होती हुई नज़र आ रही हैं? पाकिस्तान के जो बच्चे या स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड सबसे पहले तो करना चाहिए कि चैलेंजेस हैं क्या वीज़ा रेशो को लेके। जब हम कहते हैं कि वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है तो हमें इसकी कॉजेज़ और चैलेंजेस जानना होंगे क्या हैं। सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट, नंबर 1। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें आप ये बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन की फ़ी मैं खुद अरेंज कर सकता हूँ, वहाँ की अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट। अगर आप ये सारी अरेंज करके अपने फंड्स शो कर देते हैं गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशंस को, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 15,000 पाउंड आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है एग्जांपल के तौर पे, आपने ये 15,000 अपने बैंक में दिखा दी, लास्ट 28 डेज़ की रिक्वायर्ड होती है यूके के लिए, तो लेकिन आप ये नहीं बता सके कि इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है या सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है या ये आपके पास अमाउंट आई कहाँ से है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है और इसके ऊपर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। गो कि आपने कंप्लीट तो की है लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ये इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि जब आप अप्लाई करें तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हमें दें कि आप बताएं कि आपने ये कोर्स का इंतखाब क्यों किया, इस कंट्री का इंतखाब क्यों किया, और आपके अगर कंट्री में ये कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल थे तो यहाँ पर आप क्यों मूव करना चाहते हैं। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एक डॉक्यूमेंट तो बना के दे दिया, लेकिन आप ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्या स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने मुल्क में वापस चला जाऊँगा। आप इसको जस्टिफाई नहीं करना पाए और इसकी वजह से भी आपकी वीज़ा रिजेक्शन हो गई। आपकी जो CV है वो आपकी अगर एकेडेमिया रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करती, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि लोग होता क्या है कि जब आप सर डिग्री पाकिस्तान में कंप्लीट करते हैं फिर आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं होता आपकी डिग्री के साथ, आप उसको जस्टिफाई कर नहीं पाते। फिर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है वीज़ा से पहले और वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है, आप उस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो यानी कि कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं और मल्टीपल स्टेप्स हैं कि जहाँ पर आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। अब बस बहुत सारे मैंने ये भी देखा है SOP ही नॉट सेटिस्फैक्ट्री होती है या फिर गैप की वजह से भी, डेफिनेटली अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस वजह से भी वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि चांसेस ज़्यादा किस चीज़ के होते हैं? सपोज़ आप PT या फिर IELTS करके जाना चाहें या फिर आप, क्योंकि इसमें 2 रास्ते होते हैं ना, एक तो आप ये है कि ज़्यादा लार्ज अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, उसकी बेसिस पे आपका वीज़ा लगता है। जो सेकंड SDS होता है जिसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते होते हैं, उसमें आपने एक ब्लॉक अकाउंट बनाना होता है जिसमें आपने 12,000 समथिंग डॉलर्स डालने होते हैं और साथ ही IELTS शो करना होता है। सो ज़्यादा प्रोफिशिएंट वे कौन सा है अप्लाई करने के लिए जिसमें वीज़ा रिजेक्शन चांसेस हम कहें कि कम होते हैं निस्बत? हमें ये देखना होगा कि किस कंट्री की, ये जो आप STS और नॉन STS बता रही हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम की बात हो रही है, ये कनाडा का वीज़ा कैटेगरीज हैं, 2
दो only different for states, ये Canada. ऑनर कनाडा Okay. के हैं। ऑस्ट्रेलिया में और यूके में ऐसा नॉन एसटीएस या एसटीएस नहीं है। वहाँ okay. पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हर सूरत मीट करनी है। ठीक। अब उसमें ये नहीं होता कि आप आइल्स करेंगे तो प्रेफरेंस मिलेगी और पीटीई करेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने या इंस्टीट्यूशंस ने या प्रोफेशनल बॉडी ने वंस उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसमें कम ज़्यादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, या टेस्ट की एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको 6 बैंड अचीव करना है तो आप 5.5 अचीव करके अप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे। तो सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक जनरली अगर हम ओवरऑल देखें तो मोस्टली 6 से कम कोई भी यूनिवर्सिटी जो है आई थिंक एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री में मिनिमम 6 रिक्वायरमेंट है। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6.5 रिक्वायर्ड है। अगर आप वर्क वीजे और के लिए अप्लाई करते हैं या सिटीजनशिप के लिए तो फिर 7 और अबव 7 रिक्वायर्ड। अच्छा मुझे ये बताएं, स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें, बहुत सारी हमारा ये है कि या तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं या फिर बहुत रेयरली जो है वो किसी को इंटरनेशनल, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, कनाडा की अगर हम बात करें तो बहुत रेयरली कोई जो है हमें स्कॉलरशिप्स मिलती है। सो इसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस होती है और किस बेसिस पे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं कि जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। अगर जर्मनी की हम बात करें तो दाद स्कॉलरशिप्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो एरasmus मंडस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया जा सकता है। कि अगर फ्रांस की बात करें तो दी कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएस में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स आती हैं, USEFP यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी में आती है स्टाइपेंडियम हैंगरिकम, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया में भी है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम GPA 3 होना चाहिए, बच्चे जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, 2.5 होता है उनका, ये लेस देन 3 होता है। फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए आपके पास, जिसको हम SOP कह रहे हैं। फिर आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मिनिमम होने चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन से कि आपको रिकमेंड क्यों किया जा रहा है आपको वहाँ पर। फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट फिर भी रिक्वायर्ड होती है। वो ये देखते हैं कि बच्चा यहाँ पर अगर आता है तो तालीम के साथ साथ क्या अपनी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता ये। और फिर CV, जैसे कि यूरोप में अप्लाई करते हैं तो यूरोप एज CV होती है, CV का भी ख़ास रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं एलिजिबल है, बट ये कॉम्पिटिटिव होता है इसलिए कि दुनिया भर से अप्लाई कर रहे होते हैं और आपके पास बड़ी स्पेसिफिकली इसके अंदर समझे कि अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्वालिफाई करते हैं। US में ज़रा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, वहाँ पर GRE का एग्ज़ाम रिक्वायर्ड होता है, बाकी IELTS या PT तो हर जगह के ऊपर रिक्वायर्ड होगा, उसकी तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इस वजह से जा रहे हैं धड़ाधड़, जिसमें ख़ास तौर पे इंग्लैंड शामिल है आजकल, कि वहाँ पर हम लोग बस पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद जो है वो काम भी करते हैं, साथ साथ जॉब भी करते हैं। पर्पज़ ये होता है कि किसी तरीके से सेटल हो जाए। ऐसे केसेस कितने होते हैं कि जो इमिग्रेशन के लिए नहीं जा रहे, PR के लिए नहीं जा रहे, स्टडी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके चांसेस हैं कि वो अपने पॉइंट्स पूरे करके वहाँ पर जो है रेजिडेंस इख्तियार कर लें। अच्छा, ये बड़ी कम रेशो है इत्तेफाक से। पाकिस्तान में जब भी कोई कैंडिडेट हमसे कांटेक्ट करता है तो वो यही कहता है कि सर रूट तो मेरा स्टडी का ही है, लेकिन मैंने वहाँ पर सेटल या मैंने सिटीजनशिप लेनी है, क्योंकि इसके अलावा कोई रूट है ही नहीं मुल्क से जाने का। तो वो मजबूरन आप कह लें या ज़रूरतन कह लें कि उसको ऑप्ट करता है इस पाथवे को। तो आप यूँ समझ लें कि अगर 100 अप्लाई कर रहे हैं तो कोई 20% होंगे जो वापस पाकिस्तान में आते हैं, बाकी 80% की यही कोशिश होती है कि वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिले और वहाँ पर सेटल हो जाए। तो फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी? बता देता हूँ। जैसे यूके की आपने एग्जांपल दी है, तो यूके में स्टडी कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जो है यूके होम ऑफिस वो 2 इयर्स का आपको PSW ऑफर करता है। PSW कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ना, कि आप उसमें फुल टाइम वहाँ पर वर्क और जॉब कर सकते हैं। अच्छा, जब ये 2 इयर्स वर्क करते हैं तो इसके बाद वो एक्सटेंडेबल होता है कि अगर वहाँ का कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर कर देता है तो आप उसको एक्सटेंड कर लें, यानी कि जॉब ऑफर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की 1 ईयर की या 2 ईयर की एक्सटेंशन हो गई और उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई जॉब के लिए, तो उसके बाद वो अप्लाई कर देते हैं ILR के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। वो उनको अगर ग्रांट हो जाती है रिक्वायरमेंट मीट करने के बाद, देन उसके बाद फिर 3 इयर्स का मजीद वेट करते हैं और फिर सिटीजनशिप अप्लाई कर लेते हैं। तो ये स्टेप्स हैं। पहले आपने स्टडी कंप्लीट की, फिर PSW आपने अवेल किया, फिर उसके बाद आपने स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए, फिर ILR के लिए अप्लाई किया और फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। अब होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों का, जैसे कि ऑफर भी हम बात कर रहे थे कि यूके होम ऑफिस ने 2025 की जो स्टैट्स दी उसमें ये बताया कि तकरीबन 10,500 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने असाइलम अप्लाई किया है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान हैज़ बिकम दी वन ऑफ द मोस्ट टॉप असाइलम सीकर्स कंट्री। ठीक है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा असाइलम अप्लाई करने वाले पाकिस्तानी हैं। ये कौन लोग हैं? जो स्टडी वीज़ा के ऊपर गए थे
یا ورک ویزا کے اوپر گئے تھے. وہاں پر جا کے انہوں نے کیا کہ اپنا اسٹیٹس چینج کر لیا. تو ہوا کیا کہ آپ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے, PSW اویل کرتے اور جاب کی طرف جاتے, لیکن آپ نے جب اپنا روٹ چینج کر لیا تو اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ جنہوں نے اب اپلائی کرنا ہے, جو پاکستان سے جو ایلیجیبل ہیں, ان کے لیے کمپلائنسز ٹائٹ ہو گئی ہیں. ان کا یہی خیال ہے کہ ہر آنے والا جو پاکستانی ہوگا وہ اسائلم میں اپلائی کرے گا, اسائلم میں اپلائی کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. حالانکہ ابھی جو اسائلم نے کی, پاکستان نے اپنی جو چینج کی ہے پالیسی اس حوالے سے سٹیزن شپ کو لے کر, تو اس سے فرق تو پڑا ہوگا. آپ کا پاکستانی نیشنلٹی ختم ہو جائے گا, اس سے فرق آپ کو لگتا ہے کیا پڑے گا؟ کہ اگر آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو پاکستانی, اگر آپ کسی اور کنٹری میں اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاکستانی, تو وہ تو پہلے ہی اپنا انٹینٹ بتا ہی یہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے. لیکن پاکستانی نیشنلٹی جو ہے وہ خارج نہیں کرتے تھے, آپ پھر بھی پاکستان کے نیشنل رہتے تھے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خود ولنگ ہوتے ہیں وہاں پر سرنڈر کر لیتے ہیں پاکستانی نیشنلٹی. ایسی بھی ہاں جی, پہلے جرمنی کا ایسا تھا کہ ادھر صرف آپ نے سنگل, لیکن اب جرمنی کے ساتھ پاکستان کا ہو گیا, الحاق ہو گیا, اب آپ دونوں نیشنلٹیز. اچھا, دوسری چیز آپ نے بتائی کہ اسائلم کی وجہ سے ہاں ٹھیک ہے ہمارے ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن دبئی میں تو ہم اسائلم اپلائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن دبئی کے بھی ویزے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. دبئی میں نہ تو کوئی پڑھنے کے لیے چاہ رہا ہے, یہاں پہ یا تو لیبر جاتی ہے کلاس موسٹلی طبقہ, یا پھر لوگ بزنس مین کمیونٹی جاتی ہے وہاں پر اسٹارٹ اپس وغیرہ اور بزنس کرتے ہیں. تو اس کے بھی پیچھے ایگزامپلز ہیں. آپ نے خود کیسز دیکھے کہ پاکستانیوں نے وہاں پر جا کے وزٹ ویزا ختم ہوئے تو اپنا ایکسٹینڈ کیا وہاں پر اسٹے, اور ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کروایا, ان کے اوپر فائن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوئے. پھر وہاں پر بھیک کے بہت بڑے کیسز آئے, تو ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ یہاں پر صرف وزٹ کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا, یہ جاب کے لیے آتے ہیں, اور جاب ہنٹ کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں, آپ ضرور ہنٹ کریں, لیکن اس کا لیگل پاتھ وے ہے نا, آپ لافل جو پاتھ وے ہے کہ آپ ورک ویزا جو ہے وہ اویل کریں اور اس کے بعد آپ وہاں پر اپنی سروسز دیں, وہ نہیں کرتے. تو ہر ایک کا جب کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو ممکنہ طور پہ یہی بیک گراؤنڈ ہو کہ اس کی وجہ سے ریجیکشن بڑھ گئی ہے یو ای کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب وہاں پر اگر ہم لوگ امیگریشن کے تھرو, PR کے تھرو پراپرلی جانا چاہتے ہیں, پھر ٹاک اباؤٹ آسٹریلیا, کینیڈا اور اس طرح کے ممالک میں, تو ادھر کی پالیسیز اب کیا کہتی ہیں کہ آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ویلڈ ہونی چاہیے, آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ویلڈ ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ کو PR کی جو ہے وہ, کیونکہ کینیڈا کا تو ایک اسکور سسٹم ہے نا, جہاں تک مجھے بتایا کہ آپ کا جو ہے وہ 8 ایئرز آف ورک ایکسپیرینس ہو, آئلس میں آپ کے ایڈوانس ہو یا 7.5 تو منیمم ہو, وہ ایک اسکورنگ سسٹم ہے جس میں آپ اگر اسکور اچیو کر لیتے ہیں. لیکن آسٹریلیا اور انگلینڈ کا کیا؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اکیلے PR لینا اور فیملی کے ساتھ لینا, یہ بھی کیسز میں کوئی فرق ڈالتا ہے؟ اکیلے تو پاسبل نہیں ہوتا, آپ بتا سکتے ہیں. میں اس پہ تھورولی بتا دیتا ہوں. کینیڈا کی آپ نے خود ایگزامپل دی, ایکسپریس انٹری کے نام سے جانا جاتا ہے, اور پھر پروونشل ان کی نامینیشن بھی ہوتی ہے, اس کو PNP بولتے ہیں, اور وہ پوائنٹ ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے, رائٹ. اسی طرح آسٹریلیا کی جو گورنمنٹ ہے, DHA ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز آسٹریلیا, وہ بھی امیگریشن آفر کرتا ہے اور ان کا بھی پوائنٹ بیس سسٹم ہے. اچھا, اس میں 5-6 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی پروفیشنل کیٹیگری میں پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے, IT ایکسپرٹ ہے, ڈاکٹر, انجینئر, کوئی بھی ہے, سب سے پہلے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کا آکوپیشن پاکستان میں ہے, کیا وہ آسٹریلیا گورنمنٹ کی جو آکوپیشن لسٹ ہے اس میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. نمبر 1 پہلا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کے اندر لیکن اگر میڈیا, دیکھیں نا میڈیا کے اندر بھی کیٹیگری نا, کوئی پروڈکشن میں ہے, کیٹیگریز ہیں, وہ کیٹیگری آپ نے دیکھی ہوتی ہے. نمبر 1 میرے خیال سے, لیکن لائسنسڈ پروفیشن کا بھی ذرا بتائیے گا. اگر سپوز لائسنسڈ پروفیشن ہو تو آپ پریکٹس ہاں کر سکتے ہیں. اسٹیپ اسی کی طرف آ رہا ہوں. پہلے آپ نے آکوپیشن لسٹنگ میں دیکھ لیا کہ آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, نہیں. سیکنڈ اسٹیپ پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کی اسکل اسسمنٹ کی باڈی ہے, اپنا ایکسپیرینس اور اپنی ڈگری کی اسسمنٹ ان سے کرواتے ہیں. نمبر 1, اگر آپ انجینئر ہیں تو وہاں کی باڈی ہے انجینئر آسٹریلیا, وہ آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کی ایکسپیرینس کو اسیس کرے گی کہ آپ ہمارے ملک میں ایلیجیبل ہیں ورک کرنے کے لیے یا نہیں, آپ کا ویلڈ ایکسپیرینس ہم مانتے ہیں یا نہیں. نمبر 1. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے باڈی ہے AHPRA, آسٹریلین ہیلتھ پریکٹیشنرز رجسٹریشن اتھارٹی, وہ ان سے اسیس کراتا ہے. ایک IT اسپیشلسٹ ہے, یہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے, تو وہ ان کی ACS ہے, آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی, ان سے کرواتا ہے. تو ہر ایک جو شعبہ ہے اس کی اسپیسیفک باڈی ہے, آپ نے ان سے اسسمنٹ کروانی ہے. یہ جو ڈفرینٹ ٹریڈز ہیں اپارٹ فرام دیز پروفیشنل ڈگریز, ان کے لیے ویٹاسز ہوتا ہے.
अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सेकंड स्टेप पे अपनी स्किल असेसमेंट करवा ली, वो एलिजिबल है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये है कि अब 2 ऑप्शन है वहाँ पे अप्लाई करने के, या तो आप पाकिस्तान में रहकर जॉब सिक्योर करें वहाँ पे, या बगैर जॉब के अप्लाई करें। अगर आप जॉब सिक्योर करके अप्लाई करेंगे तो उसको स्पॉन्सर्ड वीज़ा कहते हैं या स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन कहते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी होती है PR के लिए। अब अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपना पोर्टल है APS के नाम से, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस के नाम से, वहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, आप चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने प्राइवेट जॉब्स चेक करनी है तो वहाँ पे सीक का प्लेटफॉर्म है, करियर 1 का प्लेटफॉर्म है, जोरा के नाम से है, आप चेक कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेप हो गया जहाँ पर आपने जॉब देखनी है कि आप स्पॉन्सर्ड के थ्रू जाना चाहते हैं या खुद, ये थर्ड है। फोर्थ पर जो स्टेप आता है वो फिर वहाँ से जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। या आप PTE दें, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, या आप IELTS दें, दोनों की एक्सेप्टेंस है। मिनिमम आपको 7 बैंड रिक्वायर्ड होगा, और अगर PTE में स्कोर्स होते हैं 10 से लेकर 90 तक, 90 में से आपको 63 मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, इसको प्रोफिशिएंट इंग्लिश लेवल कहते हैं मिनिमम। और अगर आपको टॉप स्कोर चाहिए तो वो फिर 79 प्लस होगा 90 में से, इसको 8 बैंड कहते हैं। इमिग्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो, ये एलिजिबल है 63 वो जी एलिजिबल है। इससे नीचे एलिजिबिलिटी बन नहीं पाती, क्योंकि इससे नीचे आपका प्रोफिशिएंट नहीं आप बन पाते, आप फंक्शनल होते हैं, आपकी स्कोर जरा हाई होना। डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया ना कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, बेसिकली हर एक स्किल के अगेंस्ट आपको पॉइंट अवार्ड होते हैं। अच्छा, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स क्लियर नहीं है, अगर आपका 7 या 8 बैंड आप सिक्योर नहीं कर पाए, तो भले आपके पास एक्सपीरियंस है, भले आपके पास अच्छी डिग्री है, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अपने आप को पाकिस्तान में टेस्ट करना है कि स्कोर आप ले रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये एक स्टेप होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल स्कोर आ गया, फिर आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, इमी होम अफेयर्स के नाम से, वहाँ पर अकाउंट बना के आप अप्लाई करते हैं। उसमें अब एलिजिबल कौन है, हम कम टू द पॉइंट। यस प्लीज। सबसे पहले तो आपकी एज देखी जाती है। आइडियल जो एज है वो 25 से 33 के दरमियान है। इमिग्रेशन वाले के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और कनाडा के अंदर में PR के लिए परमानेंट रेजिडेंसी की बात हो रही है। 25 to 33, ठीक है। बट 44 तक भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। अब अगर एक बंदा 25 से 33 के दरमियान है तो मैक्सिमम पॉइंट अवार्ड होते हैं, और वो 30 अवार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया, नंबर 1। ठीक है। सेकंड, फिर आपका ये देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। अब जो ग्रेजुएशन है अगर तो है तो अप्लाई करें, उससे नीचे अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने मास्टर या PhD की हुई है तो उसके एडिशनल पॉइंट हो जाते हैं। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड ये है कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और रेलिवेंट उसी फील्ड का होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या तो 7 बैंड आएगा या बहुत सारे लोग इसमें मार खा जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की में देखें, एक बंदे के पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है, लैंग्वेज स्किल का मसला, असेसमेंट तो करवा लेगा, असेसमेंट तो हो जाएगी, लेकिन अगर लैंग्वेज में वो क्लियर नहीं है तो उसका सारा जो प्लान है बिल्कुल, बहुत सारे अगर लैंग्वेज में भी क्लियर हो गया फिर वो एलिजिबल है, वो आप फिर अप्लाई कर ले। फिर ये देखना है जो आपने बात की, क्या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए या विदाउट फैमिली अप्लाई करना चाहिए। दोनों ऑप्शंस होते हैं। अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 10 पॉइंट्स अवार्ड करती है, अगर आप फैमिली के साथ करते हैं तो फिर 5 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर स्पाउस आपका है जो कि सेकेंडरी एप्लीकेंट है इस सूरत में, तो उसकी क्वालिफिकेशन और उसके लैंग्वेज टेस्ट का भी जो पॉइंट्स है वो भी ऐड हो जाते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं अप्लाई करते हुए। कैंसिल क्यों हो जाता है सर? उसकी रीजन है ना, मैं एग्जांपल देने लगा हूं। एक बंदा है, आई मीन सब कुछ उसकी रीजन है सर, उसकी रीजन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बंदे की एज के 30 पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदा 33 क्रॉस कर गया, नहीं गया, एक बच्चा है वो एग्जिस्ट ही करता है 29 साल का 30 साल का, उसकी बेगम भी है 28 साल की 29 साल की, दोनों जो है वो एक अपनी डिग्री उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर की हम नहीं भी जिक्र करते, ग्रेजुएशन उनकी है। उसके बाद उन्होंने 3-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, और उनके 7 बैंड्स भी अगर आ जाते हैं तो उसके बावजूद रह जाते हैं। क्यों? उसकी रीजन क्या है? और अच्छा, इसके लिए उनको कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, वो आपने बताया, छोड़ दे, स्पॉन्सरशिप को हम साइड पर रखते हैं कि विदाउट जॉब यू आर अप्लाइंग ओवर देयर फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। एक बंदे की बड़ी अच्छी एज है, जैसे कि आपने एग्जांपल दी, 25 से 33 की ब्रैकेट में, और उसके 30 पॉइंट्स उसके पास आ गए मैक्सिमम। आप नजम की ही एग्जांपल ले ले, सपोज, ठीक है, ही इज हाईली क्वालिफाइड। आपके 30 पॉइंट्स आ गए। मेरी एज है 27, मेरी वाइफ की एज है 26। अच्छा, सबसे पहले आपकी असेसमेंट करते हैं। आपके 30 पॉइंट्स तो सिक्योर हैं, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन आपने की हुई है, 15 पॉइंट्स इसके हो गए, कितने हो गए? 45 हो गए।
अच्छा, फिर आपने आइल्स या PTE देना है, कितना स्कोर आप अचीव कर लेंगे? 7 बैंड लेंगे या 8 लेंगे? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कर लेते हैं, आप 7 कर लेते हैं, 10 पॉइंट्स इसके हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरा तकरीबन 3 साल का आपने मिनिमम बताया, वो एक्सपीरियंस उससे ज्यादा ही है मेरा। पहले 45 थे, 10 आपके लैंग्वेज के ऐड हो गए, 55 हो गए। एक्सपीरियंस आपका कितना है? सर मेरा अभी तक तो हो गया 8 साल। 8 साल का, आपको 15 पॉइंट्स इसके मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं होती कि आपकी ड्यूरिंग डिग्री आफ्टर डिग्री काउंट होता है, उसकी डिग्री भी आप सर्विस काउंट करें तो फिर भी मेरे जो है वो 4-5 हम 10 पॉइंट्स इसके ऐड कर लेते हैं। 55 प्लस 10 कितने हो गए? 65। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रोफेशन में इस वक्त अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया मिनिमम यू शुड गेन 65 स्कोर। एलिजिबल तो हैं, ये ऐसे ही आप एलिजिबल हैं कि यूनिवर्सिटी कहे कि जिसके 60% है वो अप्लाई कर सकता है। समझ आ गया। एडमिशन किसको मिलेगा? क्या हर 60 वाले को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो टॉप पे होगा, मेरिट बनेगा, उसको ऑफर होगी। अब ऑस्ट्रेलिया में लिसन टू मी, अब आपने मुझे बोला मिनिमम 65, अगर मेरे 8 बैंड आ जाते हैं, इसका अच्छा 75 हो गया, 10 और ऐड हो जाएंगे। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वो कौन से और पॉइंट्स है जिसकी वजह से लोग ऊपर जा रहे हैं। अब एक ऐसा बंदा है जिसके 90 बन गए ना, अब वो 90 वाला कैसे बताने लगा हूँ। उसके लिए वो क्या करेगा, या तो उसने ऑस्ट्रेलिया में रह के डिग्री की होगी जिसको उसके एडिशनल 10 पॉइंट्स मिल गए होंगे, या एक होता है CCL एग्जाम होता है, क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, इसको नाटी एग्जाम बोलते हैं। अगर वो पास कर लें, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू इंटरप्रिटेशन का एग्जाम होता है, 20 मिनट्स का ऑनलाइन होता है, 5 पॉइंट्स उसके भी अवार्ड हो जाते हैं। तो वो कहाँ पर पहुँच गया? 90 में। जैसे आपने कहा मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन इनकी वाइफ की असेसमेंट तो हमने नहीं की, वो पॉइंट्स वो बाद में आते हैं। अभी हम स्किल असेसमेंट इंडिविजुअल की हो रही है। अच्छा, अभी आप अगर सिंगल अप्लाई करते 10 पॉइंट्स और ऐड हो जाने थे। अगर आप मिसेस को ऐड करें तो 5 पॉइंट्स हो गए, इससे पहले आपके 75 बन रहे थे, आपने 80 हाँ, तो अब आपके 80 हो गए। अगर आपकी मिसेस जो हैं वो PTE एग्जाम दे देती हैं और उनकी फंक्शनल इंग्लिश आ जाती है उसके अंदर लेवल 6, तो 85 हो जाएगा। अब 2 चीज़ें देखनी होगी, एक बंदे का 85 स्कोर आ गया तो इस वक्त जो है आपके शोबे में क्या ऑस्ट्रेलिया में पोजीशंस वेकेंट हैं, अवेलेबल हैं या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, उनकी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर साल बताती है कि हमें किस शोबे में कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं एनुअली। अगर 10,000 बंदे ने अप्लाई किया है इंजीनियर्स ने, और उनको बंदे चाहिए जनाब 5,000, तो बाकी 5,000 तो कैंसर ड्रॉप हो गए, इस वजह से नहीं मिलती। एक रीज़न तो आपके पास ये आती है। दूसरी रीज़न ये है कि आपके अगर 85 बन गए मिसाल के तौर पे, इस दफ़ा जो उन्होंने कट ऑफ, उसको कट ऑफ मैं कहूँगा, जब ये मेरिट के ऊपर एक समझे कि कुरानदाजी करते हैं और मेरिट के ऊपर निकालते हैं कि कितने लोगों को ऑफर दिया जाए, हो सकता है उस वक्त कट ऑफ 95 पे बन रहा हो, तो वो क्या करेंगे, 95 वाले को कॉल करेंगे, 85 वाला ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि 65 वाले को बुला लें, क्योंकि उस शोबे में हो सकता है कि किसी ने अप्लाई ही ना किया हो। तो सिर्फ आपका स्कोर भी मैटर नहीं करता, यानी कि पॉइंट्स, ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर डिमांड किस शोबे की कितनी और अप्लाई करने वाले कितने हैं। अभी लास्ट जो PR का राउंड हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ये नवंबर में हुआ है 2025 में, और 10,000 कैंडिडेट्स को PR ऑफर की गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वर्ल्ड वाइड, 10,000 लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आती सिवाय वीज़ा फ़ी के, नंबर 1, जो कि $4,910 है, तकरीबन 9 लाख पाकिस्तानी बनता है। वो तब अप्लाई करना है जब वहाँ से इन्विटेशन आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, नंबर 1। एक कॉस्ट तो ये है। दूसरी कॉस्ट जो आपने स्किल असेसमेंट करवानी है, उनकी जो बॉडी से, जो मैं आपको बता रहा था अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, वो कॉस्ट आ जाएगी। तीसरा, अगर आपने हेल्थ का सर्टिफिकेट वहाँ पे देना है, चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं, हर गवर्नमेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी कॉस्ट पाकिस्तान में आ जाएगी, और टिकट की कॉस्ट है। और प्रोसेस अगर आपने खुद इनिशिएट करना है तो डेफिनेटली उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, ऑनलाइन होता है, इसके अलावा कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, उनको पता ही नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। आप एलिजिबल हैं, आपका सब कुछ इस वक्त है ना, लैंग्वेज नहीं है। हाँ, बिजनेस प्रपोजल पे अगर आप जाते हैं, उसका भी क्राइटेरिया साथ बता दीजिए कि बहुत सारे लोग ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, सपोज उनके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, वो वहाँ जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बिजनेस रन करना चाहते हैं, लेकिन उसके एवज वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। अच्छा, उसके बारे में एक और भी मैं चीज़ ऐड करते चलूँ। हम जो बात कर रहे थे ना परमानेंट रेजिडेंसी की ऐड कर रहे थे, इसमें टेम्परेरी रेजिडेंसी भी होती है। अगर एक बंदा PR के लिए एलिजिबल नहीं है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो आप TR के लिए अप्लाई कर लें। TR क्या होती है कि आपको, हाँ, वो भी 5 इयर्स का वीज़ा मिलता है। उसमें ये होता है कि 3 इयर्स आप एक स्टेट में रहते हैं, प्रोविंशियल स्टेट में आपको रहना लाजिम होता है, आप फेडरल में नहीं रह सकते। फेडरल इनका कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का, आप मेलबर्न में रहें, सिडनी में रहें, पर्थ में, एडिलेड में, कोई इशू नहीं है, तो आप उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। उसका फ़ायदा ये है कि आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ग्रांट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप PR में क्वालिफाई नहीं कर रहे तो आप TR में यकीनन अप्लाई, मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसको 491 वीज़ा बोलते हैं।
اب ہم آ جاتے ہیں بزنس کی اور طرف. اگر اس میں آپ کی جو جاب ہے، جو آپ کی ڈگری ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کی وہ جو آکوپیشنل لسٹ ہے اس میں چاہے وہ مینشن نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ دیکھیں آکوپیشن لسٹ میں تو آپ کی ڈگری ہونا ضروری ہے. اگر ڈگری ہوگی تو وہاں کی جو باڈی ہے اسپیسیفک اس کی اسسمنٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ شعبہ ہے ہی نہیں وہاں پہ یا انہوں نے اپنی آکوپیشن سیلنگ میں ڈالا ہی نہیں ہے تو پھر اسسمنٹ کہاں سے کروائیں گے؟ یہ مینڈیٹری ہے. رہی بات بزنس کی تو بزنس کیٹیگری تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ہر کنٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو بزنس ویزا آفر کریں گے. بزنس پھر ٹائپ بھی ہے کہ وہاں پر آپ نے ورچوئل بزنس کرنا ہے ان سے. اب آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں کہ ہم لوگوں کو پی آر کے لیے موسٹلی اب پاکستانیوں کس طرف رخ کرنا چاہیے اور اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ کس طرف رخ جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ اسٹڈی کی اگر بات کریں تو یو کے کے لیے آپ رخ کریں اور آسٹریلیا کی طرف رخ کریں. ان دو کنٹریز کی طرف. یورپین کنٹریز بہت اچھے ہیں. یو کے یونائیٹڈ کنگڈم. یورپ بہت اچھا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں یا تو ان کی ایمبیسیز نہیں ہیں اور اگر ایمبیسیز ہیں تو وہاں پر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ویزا کی. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو اگر آپ کا ایڈمیشن سیکیور بھی ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو ویزا اپوائنٹمنٹ ان ٹائم نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹیک کو سر. ایک اور آج کل مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویزا حاصل کر کے ٹیمپریری یا کسی بھی طریقے سے وزٹ ویزا یا آپ جائیں یورپ کے کسی بھی ملک، لیکن وہاں پر جا کے آپ ٹریول کریں اسپین اور وہاں پر جا کے امیگریشن اپلائی کریں کیونکہ وہاں پر امیگریشن اوپن ہے. نہیں امیگریشن کا کوئی کرائٹیریا تو سیٹ ہوگا نا. اوپن تو میں کہوں گا آسٹریلیا کے اندر بھی ہے کہ آپ وزٹ ویزا لے کے جائیں اور آسٹریلیا میں جا کے اپلائی کریں. کینیڈا نے بھی بند نہیں کی ہوئی امیگریشن ابھی فی الحال. نہیں امیگریشن تو ہر کنٹری کی اوپن ہے لیکن امیگریشن کا سیٹ کرائٹیریا نا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ اپلائی کریں گے تو اسی وقت آپ کو گرانٹ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ پول ہے. اس پول کے اندر ہر ایک بندہ اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ سبمٹ کرتا ہے. اس کی ایویلویشن اور اسسمنٹ ہوتی ہے اور پھر گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے. اچھا تو یہ مارکیٹ میں ویسے آج کل بہت چل رہا ہے. مارکیٹ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسکیم ہے اور لوگ انفارچونیٹلی ان اسکیمز کے اوپر کے بارے میں بھی آئی تھنک کچھ سنا ہے. کچھ ان کی بھی ویزا پالیسی چینج ہوئی ہے. نہیں میں نے کہا ان کی ویزا پالیسی چینج ہوئی ہے اور بہت آسان ہو گئی. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اچھا کہ وہ اس میں کیا کرائٹیریا لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ بہت آسان کر دیا ہے انہوں نے. وزٹ ویزا میں اگر کہوں کہ سعودیہ کی بڑی آسان آپ چلے جائیں یا بحرین کی بڑی آسان ہے چلے جائیں وزٹ ویزا. ہم نے اچھا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الٹیمیٹلی گول کیا ہے. کیا آپ ایجپٹ میں سیٹلمنٹ چاہتے ہیں یا سٹیزن شپ چاہتے ہیں؟ میں تو خیر پاکستان میں ٹھیک ہوں. میں تو کہیں نہیں چاہ رہی ہوں. اللہ کرے گول ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے. ہاں اللہ کرے ہمارا پاکستان جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر ہوتا جائے. تو مجھے تو کہیں نہیں جانا کیونکہ میری فیملی آلموسٹ ساری باہر ہوتی ہیں اور جتنی ڈسپلنڈ لائف انہیں گزارنی ہوتی ہے نا وہ جب یہاں 2 مہینے کے لیے آتے ہیں وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن اسی کے عوض وہ یہ بتاتے ہیں کہ یار وہاں کی کرنسی یہاں جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں اتنا تکلیف نہیں ہوتی ہے. سو ایک چیز کی بس ہے. باقی پاکستان ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے. لیکن پھر بھی جو اسٹوڈنٹس جانا چاہ رہے ہیں ابھی جرمنی کا ابھی پچھلے دنوں نا بہت ساری ویزاز ریجیکٹ ہو گئے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جرمنی اور جاپان جو تھا وہ اچھے خاصے ویزاز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دے رہا تھا. سو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا اس میں بھی کوئی چینجز آئی ہیں یا پھر انہوں نے بھی اپنی ویزا پالیسی اسٹرکٹ کر دی ہے یا پھر اگین وہی بات ہوگی کہ انہوں نے کہنا پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے ہمیں نہیں لگ رہا یہ واپس جائیں گے. ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جرمن لینگویج ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو نہ آتی ہو. ظاہر ہے وہاں پہ جرمن لینگویج جو ہے اس کی ایکسیپٹنس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایمبیسیز اسلام آباد اور کراچی میں وہاں پر اپوائنٹمنٹس ڈیلے ہوتی ہو نہ ملتی ہو یہ وجہ ہو سکتی ہے. جو آپ نے بلاک اکاؤنٹ اور بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے وہ آپ کوالیفائی نہ کر پاتے ہوں. تو ایڈمیشن صرف کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. ایڈمیشن کے بعد آپ اچھا ایک اور چیز اب جیسے پبلک یونیورسٹیز اور پبلک کالجز ہیں پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز جیسے کہ کینیڈا کے بارے میں مجھے تھوڑی کینیڈا کے بارے میں انفارمیشن زیادہ ہے تو اس لیے سردی بہت ہوتی ہے کینیڈا میں بہت زیادہ -40 ٹیمپریچر ہوتا ہے. بالکل بہت زیادہ. اصل میں میری فیملی ہوتی ہے نا تو مجھے یہ بتائیں کہ کینیڈا کی جو پالیسی ہے بیسکلی وہ ڈفرینٹ ہے رائٹ. لیکن آسٹریلیا اور جو انگلینڈ کی ہے اس کی کیا پالیسی بتاتی ہے کہ پالیسی کس لائک آپ کس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہی ہیں؟ جیسے کہ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے تھرو آپ جاتے ہیں نا تو وہ ایک ڈفرینٹ پینل ہے ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ پبلک یونیورسٹیز میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو پبلک یونیورسٹیز میں آپ کو آسانی سے ایک تو وہ مل جاتی ہے ایڈمیشن مل جاتا ہے. دوسرا اس کی بیسس پہ آپ کو اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ کے تھرو ہی جابز مل جاتی ہیں. تو آپ جاب مارکیٹ میں بھی اسی کے تھرو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ورک پرمٹ بھی زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے اور آگے PR بھی زیادہ. لیکن آسٹریلیا میں
क्या इस तरह का है कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है या नहीं? क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं ना, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादा देखिए, प्रेफर हर एक करते की हैं। कोशिश यही होती है कि मैं पब्लिक या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ। एक ही Definitely, कैटेगरी फीस कम है, फीस कम होती है, पार्शल स्कॉलरशिप मिल जाएगी या फुली फंडेड मिल जाएगी, लेकिन बात ये आती है कि आप क्वालिफाई भी तो करते हो नहीं, ना। लेकिन कनाडा में ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले ज़्यादा एडमिशन देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, देखिए, rather than private हमारे वाले। पास जो स्टैट्स हैं जो पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आसानी से उनको मिल जाता है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में जाना है, सेल्फ फाइनेंस में हर जगह एडमिशन आप इजीली ले सकते हैं। पब्लिक में जाएंगे तो उसका कंपटीशन हार्ड होता है और हमारे पाकिस्तानी समहाउ क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसकी लैंग्वेज स्किल्स भी हैं और ये बैंक स्टेटमेंट भी हैं। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है STS और नॉन STS है, और इसका इस बात से भी ताल्लुक नहीं है कि प्राइवेट में आपने लिया है तो आपके लिए हार्डशिप ज़्यादा हैं सेटल होने के लिए और पब्लिक में लिया है तो कम होंगी। रीज़न ये है कि जब भी आपने स्टडी कंप्लीट करनी है तो PSW को अवेल करने की भी रिक्वायरमेंट है और फिर PR करने की भी रिक्वायरमेंट है, और वो यही रिक्वायरमेंट है जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स फिर भी आपको मीट करनी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दूं, अगर एक बंदे ने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में कंप्लीट कर ली है और PSW को भी अवेल कर लिया, अब वो कहता है मैंने PR के लिए अप्लाई करना है, फिर उसको अगेन IELTS या PTE देना पड़ेगा अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए। जी, वहाँ पे दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मेरे ज़हन और में इनकी आई है, वैलिडिटी एक और पॉइंट ऐड करूं, 2 इयर्स होती है IELTS या PTE की, 2 इयर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाती है। हाँ, 2 इयर्स के बाद, वो तो आइडिया। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि सपोज आप यहाँ से गए थे बैचलर्स पढ़ने के लिए इंटरनेशनली, ठीक है, और बैचलर्स आपने पढ़ लिया 4 साल तो आपके पूरे हो गए, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट मिलता है वो भी मिल गया। उसके बाद सपोज अगर आप मास्टर्स भी वहीं करते हैं, ठीक है, सो आया आप जो है वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए? क्योंकि ऐसे होता है ना कि देखिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में आपने 2 साल काम करना है, उसके बाद अगर वो सेम ही जो आपकी डिग्री वहाँ पे उसी में ही आपने काम भी किया हो तो आपको एलिजिबल होते हैं PR के लिए, राइट? लेकिन अगर आपके ने जो है वो काम करने के बाद मास्टर्स कर लिया, सो आया यू आर एलिजिबल फॉर PR या फिर आपको दोबारा काम करना पड़ेगा? और फिर आप देखिए पॉइंट्स अगेन कैलकुलेट होंगे ना। आपने एक एडिशनल डिग्री की है मास्टर की, तो उसकी एक वर्थ है। ऐसे ही है उसमें, जैसे यूरोप है ना, उसमें ये देखा जाता है कि मिनिमम आपका 5 इयर्स का स्टे होना चाहिए। अब वो 5 इयर्स आपने स्टडी में स्टे किया है या 5 इयर्स आपने वर्क में किया है, लेकिन किसी भी सूरत में आप उसको मीट करते हो, मिनिमम है। अब जैसे आपने एग्जांपल दी, एक बंदे ने 3 इयर्स का बैचलर्स किया और 1 इयर्स का मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया, 4 इयर्स हो गए, इसका मतलब उसको 1 ईयर मजीद जॉब के लिए वहाँ पर स्टे करना है, PSW अवेल करना है, और 5 इयर्स के बाद वो अप्लाई करेगा, ग्रीन कार्ड के लिए करता है या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए करता है या वर्क परमिट के लिए करता है। ठीक है। सो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि पॉइंट स्कोर करने हैं, पॉइंट स्कोर करने आपने, अगर आपने जो है ना वो PR की तरफ जाना है। वैसे आप ज़्यादा रिकमेंड क्या करते हैं उन बच्चों को जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और टेक्निकल डिग्रीज मौजूद हैं, स्किल्स हैं उनके पास, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, इस तरह की फील्ड्स, IT ही इस तरह की मौजूद हैं, वो बच्चे अप्लाई करें मास्टर्स डिग्री के लिए या वो अप्लाई करें PR के लिए? अगर तो एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का है और रेलिवेंट है, फिर तो अप्लाई करने की स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप PR के लिए ही करें, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट सबसे पहले पास करें, फिर सोचें। आगाज़ यहीं से होगा, लैंग्वेज से ही आपका। अच्छा, इसमें ये भी होता है ना, पहली बार तो लैंग्वेज टेस्ट वैसे कोई भी पास नहीं कर सकता। उसका हल है ना, उसका सॉल्यूशन है। लैंग्वेज टेस्ट क्या वाकई में मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, असल में कहें कि मिसकंसेप्शंस भी हैं और मिसगाइडेंस भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर, या मैं कहूँगा पुअर गाइडेंस है। एक बंदे जिसने पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कर लिया या मास्टर कर लिया है तो ऑब्वियसली वो कुछ तो पढ़ा लिखा है ना, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब भी आपको फाइनल एग्जाम में अपेयर होना हो तो सबसे पहले तो मॉक एग्जाम दें, यानी कि एक सैंपल या आइडेंटिकल टेस्ट दें जिसमें आपको ये पता चल सके कि इस वक्त आप स्टैंड, यस एग्जैक्टली, आसान लफ्ज़ों में कितने पानी में हैं। ठीक है, कि अगर एक मिसाल के तौर पे 90 मार्क्स हैं, अगर आपके 40 अचीव हुए हैं और आपको 65 चाहिए, तो हम ये देखेंगे क्या ये 40 से 65 का गैप अचीव कर पाएगा या नहीं। इसकी स्किल्स स्पीकिंग में लो हैं, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग में, ये 4 ही मॉड्यूल्स होते हैं, इन्हीं की असेसमेंट हो रही होती है। और अभी जो रिसेंट या मोस्ट मॉडर्न टेस्टिंग चल रही है वो AI बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको PTE का बताया, तो उसके अंदर तो ह्यूमन एग्जामिनर भी इन्वॉल्व ही नहीं होता। तमाम तर क्वेश्चंस की जो असेसमेंट है वो AI करती है और आपको एक फेयर और अनबाइस्ड रिजल्ट मिलता है। फ़ायदा क्या हुआ, पाकिस्तान में लोगों का एक अलमिया ये है, ये डायलेमा, कि हम ह्यूमन स्पीकर के सामने बोल नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉन नेटिव स्पीकर्स, सो वी कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन एग्जामिनर। हमें एक हेजिटेशन है। तो PTE के अंदर ह्यूमन है ही नहीं सिरे से। क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर पे, इंस्ट्रक्शन बेस, आपने रीड किया, आंसर सबमिट कर दिया, आपको रिजल्ट मिल गया। अब ये अवेयरनेस अगर कैंडिडेट को बता दी जाए तो वो इस तरफ आ जाएंगे। जब अवेयरनेस ही नहीं है तो उनको क्या पता कि हमें। और ये मार्केट में IELTS को लेकर, PTE को लेकर जो ऐसे लोग हैं जो फुलफिलमेंट
آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے آئلٹس کلیئر کروا دیں گے اور پی ٹی اے کلیئر ہو جائے گا، اس حوالے سے آپ ان پہ تو بالکل بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے جو تیل بیچتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے سر کے بال آ جائیں گے اور 2 ہفتے میں آ جائیں گے، وہی والی سچویشن. ان شارٹ اگر کہوں تو میں کہوں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس ان دیز ایگزام. بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایگزامز ہیں وہ پی ٹی ای ہو یا آئلٹس ہو، ان کے بڑے انٹرنیشنل اور ہائی اسٹرکٹ اسٹینڈرڈز ہیں ایگزام کو کنڈکٹ کرنے کے سلسلے میں. فار ایگزامپل جب سب سے پہلے آپ ٹیسٹ سینٹر جاتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی اسکروٹنی یا سیکیورٹی کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ لیتے ہیں اور اسکین کرتے ہیں اور وہ میچ کرتے ہیں کیا یہ وہی کینڈیڈیٹ ہے جو اپنا پاسپورٹ ہمیں پریزنٹ کر رہا ہے، اور اس کے کریڈینشلز میچ کرتے ہیں اس کے ساتھ. نمبر 1. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بندہ چینج تو نہیں کر سکتے. تھرڈ یہ ہے کہ آپ کے پام اسکیننگ بھی ہوتی ہے، انفرائٹ اسکیننگ، یہ تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے. فورتھ یہ ہے کہ آپ کو کیمرے کے نیچے کھڑا کر کے سرویلنس ہوتی ہے اور آپ کی باقاعدہ تلاشی لیتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی مٹیریل ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب آپ ایگزامینیشن روم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سرویلنس تھرو کیمرہ مانیٹرنگ چل رہی ہے. ہر ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر ایک کیمرہ مانیٹر کر رہا ہے. اتنے سارے سیکیورٹی چیکس ہیں. نمبر 1. اور پھر جب اس ایگزام کی اسسمنٹ ہونی ہے وہ اے آئی نے کرنی ہے، بندے نے کرنی ہی نہیں ہے. تو کہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائسنس ہے یا اس کے اندر لوپ ہول ہے؟ ایک اور چیز مجھے بتا دیں، آپ نے کلیئر بتا دیا ہم جو ہے وہ نہیں دے سکتے دھوکہ، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے. اور اگر آپ میں اتنا ٹیسٹ پاس کر ہی نہیں سکتے تو آئی تھنک پھر آپ کو اپلائی بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جب اگر آپ ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے ان لافل، تو یاد رکھیں آپ کا ویزا ریفیوز بھی ہوگا اور پرماننٹ بین بھی ہوگا، اور آپ بلا وجہ پاکستان کا نام بھی خراب کر رہے ہیں جاتے ہوئے. تو پلیز ان چیزوں سے تو اجتناب کریں. مجھے ایک اور چیز بتا دیجیے، ایک مت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جی جو لسننگ ہوتی ہے نا وہ پہلی بار میں تو بندہ پاس کر ہی نہیں سکتا. سو بے شک ہاں لسننگ یہ ہے کہ ظاہر ان کی نیٹو لینگویج ہوتی ہے، ہمارا سمجھنے کا تھوڑا سا پروسیس کرنے کا سلو ہوتا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ہاں پہلی بار میں اگر ایک سپوز ایک بندہ جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کمیونیکیشنز ایکسپرٹ ہے، 5 6 8 سال کام کر چکا ہے، سو ڈو یو تھنک کہ وہ فیل کر سکتا ہے یا پھر نہیں، اس کو بھی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 1 2 ہفتے کی کلاسز لیں اس کے بعد ہی جائیں؟ دیکھیں اس سب میں اہم یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہونا ہے تو ٹیسٹ فارمیٹ اور پیٹرن کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سے کمپوننٹس ہیں، کویسچن ٹائپس کیا ہیں، آئٹم ٹائپس کیا ہے، ان کی اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو انگریزی بہت اچھی آتی ہے، دے آر پروفیشینٹ، بٹ جب وہ ایگزام میں جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انگریزی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کو ریکوائرمنٹ ہی نہیں پتہ ایگزام کی کیا ہے. فار ایگزامپل میں کویسچن آپ کو مطلب ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. ایک ایسے ہے، آپ نے ایک رائٹ کرنا ہے اور ایسے کی ٹائمنگ وہ دیتے ہیں کہ آپ کو 20 منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہے اور منیمم اس کے 200 ورڈز ہونے چاہیے. اب آپ کو انگریزی تو آتی ہے، آپ نے ٹھکا ٹھک لکھنا سٹارٹ کیا اور آپ نے 150 ورڈز لکھے اور آپ نے 25 منٹ اسپینڈ کر دیے. تو کیا ہوا کہ آپ نے ورڈ لمٹ بھی کمپلیٹ نہیں کی اور آپ نے ٹائم بھی ایکسٹرا ضائع کیا. تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ آپ کا کویسچن اسکپ ہو گیا، آپ فیل ہو گئے یا مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو گئے. تو ان ٹیکنیکلٹیز اور ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ضروری ہے، صرف انگریزی کافی نہیں. سو بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ دی ٹیکنیکس. ویل تھینک یو سو مچ جابر صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہمارا کافی لمبا یہ سیگمنٹ ہوا جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ انفارمیشن لی ہم نے آپ سے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور آئی ہوپ کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں سوال ہوں گے ان کے جواب انہیں مل گئے ہوں گے. شارٹ کٹس مزید جو ہے وہ اپنانا چھوڑ دیں، کوشش کریں کہ پراپرلی ایک راستے کے تھرو جائیں. باقی آپ کی قسمت اور جس مقصد سے آپ گئے ہیں اس کو بھی پورا کریں. جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں اور پھر وہ یونیورسٹی کا پہلے دن سے کبھی رخ ہی نہیں کرتے اور وہاں جاتے ساتھ ہی وہ کام میں لگ جاتے ہیں، اپنے ساتھ برا کرتے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے. جو ڈنکی مار کے لوگ جاتے ہیں وہاں ان کو لگتا ہے کہ فیوچر بنا لیں گے، وہ بھی بہت غلط بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں سپوز اگر کوئی واقعی میں پڑھ لکھ کے لیے جا رہا ہے اور واپس آ کے اپنے ملک میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ بیسکلی ملک کا ایسٹ بن جاتا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دروازے بند کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ کی ملک کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے. جتنے ڈپورٹیز لاسٹ ایئر ڈپورٹ ہو کے آئے تھے ان پہ 5 سال کا بین اسی وجہ سے لگایا ہے کہ تاکہ وہ 5 سال جانے کا سوچے بھی نہ، تاکہ وہ کسی اور کنٹری میں یہ ساری حرکتیں کریں ہی نہ کہ وہاں اوور اسٹے کر لیں اور پھر اسکیمز وغیرہ میں پڑ جائیں یا کوئی بھی غلط انلیگل وے جو ہے وہ اختیار کریں. تو آئی تھنک ہمیں جو سوچنا چاہیے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں خواتین و حضرات. ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل. مجھے اور نازش کو دیجیے اجازت. اللہ نے اللہ حافظ.